हाय एवरीवन। तो आज हम जो है वो क्लास 11th ईवीएस जो कि जेके बोस की जो ईवीएस है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे विच इज़ इकोलॉजी। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम क्लास 11th के ईवीएस सब्जेक्ट को डील करेंगे। जेके बोस की ईवीएस को हम डील करेंगे, उसका चैप्टर नंबर 2 इकोलॉजी। चैप्टर 1 ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, उसके 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं। सो आज हम सेकेंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सबसे पहले ये चैप्टर 7 मार्क्स का आएगा आपके पेपर में, जिसमें सबसे पहले इकोलॉजी क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, फिर उसका कॉन्सेप्ट वगैरह, फिर वो फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड, और फिर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, मतलब उसमें जो एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। एंड लास्ट में टॉपिक आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, दिस टॉपिक इज़ एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इस चैप्टर का डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगी। देयर विल बी 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इतना सारा कंप्लीट करवाऊंगी एंड इन द सेकेंड पार्ट आई विल डील विद द टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो अगर आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन वाली वीडियो देखनी है तो वो इस पार्ट को आप स्किप करिएगा, सेकेंड पार्ट को उसके लिए देख सकते हैं। एंड जब मैं सेकेंड पार्ट भी रिकॉर्ड कर लूँगी ना तो मैं इकोलॉजिकल सक्सेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज तो फिलहाल हम इस वीडियो में पार्ट 1 पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले तो इकोलॉजी क्या होती है, दैट इज़ जो आपका चैप्टर का नाम है वो क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो चैप्टर है यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस वीडियो में एक हाफ तो आप इकोलॉजी को डील कर रहे होंगे, सेकेंड पार्ट आप इकोसिस्टम को डील कर रहे होंगे। इकोसिस्टम कुछ अलग चीज़ नहीं है, इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप ऐसा समझ सकते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं इकोलॉजी, फिर जाएंगे इकोसिस्टम के ऊपर। ठीक है, देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो अपने नॉन लिविंग यानी कि बायोटिक एनवायरनमेंट के साथ, पहले आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक को हम बोलते हैं लिविंग और ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइए कि जो बायोटिक कंपोनेंट है और जो एबायोटिक कंपोनेंट है, क्या वो आपस में सेपरेट होते हैं? जैसे कि हम बोल रहे हैं कि बायोटिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग है। लिविंग मतलब प्लांट। क्या प्लांट्स लिविंग है? ये तो लिविंग होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट भी तो भाई रिस्पायर करते हैं, खाना बनाते हैं। हम पढ़ते हैं ना कि वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट। ठीक है, तो बहुत बेसिक होता है, ऑक्सीजन मिलता है हमें प्लांट से। तो अगर प्लांट नॉन लिविंग होगा तो वो हमें ऑक्सीजन थोड़ी ना देगा, इट मीन्स कि प्लांट तो लिविंग है। और एबायोटिक वो होते हैं जो लिविंग नहीं है। बायो मतलब लाइफ और ए मतलब एब्सेंस, तो जिसमें एब्सेंस ऑफ लाइफ है दैट इज़ एबायोटिक, यानी कि जो भी आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे टेबल है, चाहे कोई चेयर है, दीज आर योर एबायोटिक थिंग। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या ये जो आपका बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट है, आर दे सेपरेट और आर दे इंटरकनेक्टेड? सो सिंस हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी डील्स विद दिस टॉपिक ओनली कि एबायोटिक और बायोटिक की इंटरेक्शन। तो इकोलॉजी हमें कहती है कि नहीं, जो हमारा एबायोटिक है और जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है, मतलब जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, दे आर इंटर रिलेटेड एंड दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। सी दिस लाइन, इस लाइन को पढ़िए, दे आर इंटर रिलेटेड एंड दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, और इसी इंट्रैक्शन के एक यूनिट जिसमें आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मटेरियल्स हैं, आई मीन जिसमें आपके एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, और प्लस एनवायरनमेंट भी जोड़ दो। मतलब ये जो मैंने आपको टर्म्स दी ना पीछे, बायोटिक प्लस एबायोटिक, ठीक है, प्लस कुछ आप अपना एनवायरनमेंट भी जोड़ दो, यही चीज़ कहलाता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन दिस बायोटिक एंड द एबायोटिक। तो मैंने क्या डिस्कस किया कि इकोलॉजी के अंदर हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जो बायोटिक या जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स है ना, दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक अलग नहीं है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। और बायोटिक और एबायोटिक के कनेक्शन को ही हम बोलते हैं बच्चों इकोसिस्टम। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द interconnection between the biotic and between the abiotic component. And how is ecosystem connected with ecology? Ecosystem is the part of ecology.
ठीक है। सो ये लाइन पढ़िए, मैंने इसको स्पेशली हाईलाइट करवाया है कि इकोसिस्टम इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इन शॉर्ट, जो हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर जो इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर इकोलॉजी अधूरा है इकोसिस्टम के बिना। तो जिसको इकोसिस्टम नहीं समझ में आया ना, उसको इकोलॉजी कभी समझ में ही नहीं आई। तो इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है आपके साइंस की जिसमें इकोसिस्टम एक मेजर रोल प्ले करता है। और इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसी इंटरेक्शन जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो बेसिक इंट्रोडक्शन अभी क्लियर हुआ, जिसको नहीं क्लियर हुआ नो वरीज, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन दी हुई है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इकोलॉजी, फिर हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। पर इतना तो क्लियर हुआ ना कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम कैसे कनेक्टेड है। इकोसिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। मतलब इकोलॉजी अगर आप डिस्कस कर रहे हो और इकोसिस्टम को डिस्कस नहीं करते ना, तो समझो कि कुछ डिस्कस ही नहीं किया, ठीक है। सो जो इकोलॉजी टर्म है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से आई है, ठीक है। अब जैसे ग्रीक वर्ड जैसे कि ओकियोस से आई है, जिसका मतलब होता है हाउस, ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। इन शॉर्ट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हेन आई राइट इकोलॉजी ना, जो इसमें लॉजी है ना, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, बट जो इको है ना, दिस मतलब ओइकोस, जिसका मतलब होता है it means house and logy means study. Okay, just a minute. Yeah, it means house. तो काइंड ऑफ स्टडी ऑफ हाउस, काइंड ऑफ स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन योर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। व्हेन आई से लिविंग आई मीन बायोटिक, एंड व्हेन आई से फिजिकल आई टोटली मीन्स ए बायोटिक, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट हमें किसने ला के दिया कि भाई ऐसा कुछ होता है। तो फर्स्ट टाइम ये जो इकोलॉजी की टर्म है ना, ये एक जोलॉजिस्ट थे। जोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक ऐसे जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, ऐसे जोलॉजिस्ट होते हैं। जोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं रिगार्डिंग एनिमल्स, ठीक है। तो जो लाइक ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एन एनिमल, तो हमारी जो स्टडी करेगा काइंड ऑफ दैट इज ऑल्सो जोलॉजिस्ट। फिलहाल आप समझ सकते हैं। तो ये टर्म हमें लाई थी अर्नेस्ट हेकल साहब ने। ये क्वेश्चन PYQ में आता है, सो इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और अर्नेस्ट हेकल साहब को फादर ऑफ इकोलॉजी माना जाता है, बिकॉज इन्होंने इकोलॉजी के बारे में हम सबको बताया था। ऑल्दो इन्होंने लाया, लेकिन उसको फर्स्ट टाइम अच्छे से ऑथेंटिकली यूज़ किया गया बाय द रायटर साहब। बट इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अर्नेस्ट हेकल का नाम है, ठीक है। तो अब इकोलॉजी को थोड़ा और स्टडी करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अभी तक हम जितना इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट होगा, लिविंग फैक्टर्स होंगे, वो इकोलॉजी है। तो क्या इकोलॉजी इज़ इन्वायरमेंट? मुझे मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट नहीं है। इट्स जस्ट दैट इकोलॉजी हैज़ इकोसिस्टम विच हैज़ इन्वायरमेंट इन इट, ठीक है। सो इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। क्या है वो तो हमने समझा कि इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, जहाँ पर हम इंट्रैक्शंस को स्टडी करते हैं बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट। बट इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ द एनिमल टू इट्स ऑर्गेनिक एज वेल एज inorganic system. Ecology is the study of organisms in relation to their environment. Ecology may be defined as a science of the community. अब ये science of the community का क्या मतलब होता है? community मतलब ऐसी place जहाँ पर लोग रहते हैं, है ना, जहाँ पर physical environment है और एक बायोटिक environment है, abiotic environment है, that is community. अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे community क्या होता है। सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं सारी डेफिनेशन में, इकोलॉजी जो है वो एक स्टडी है। किसकी स्टडी? इकोसिस्टम की। मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन दूं तो ये होगी, इकोलॉजी इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की स्टडी को ही हम इकोलॉजी बोलते हैं। अब इकोसिस्टम क्या होता है? एनिमल और उनका एबायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, दैट इज इकोलॉजी। तो इकोलॉजी स्टडी है ऑर्गेनिज्म की, उनके इन्वायरमेंट के रिलेशन और ऑर्गेनिज्म के स्टडी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, इट इज़ समथिंग कनेक्टेड विद इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ठीक है। सो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। नाउ टाइप, अब देखो ये कुछ डेफिनेशंस जो मैंने आपको भी पढ़ाई, दीज वर सम साइंटिफिक डेफिनेशन, सो यू हैव टू लर्न इट एज इट इज़। बट मैंने आपको इसका एक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी कैसी स्टडी होती है। इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं किसके बारे में? हम पढ़ते हैं एनिमल की इंट्रैक्शन विद देयर
बायोटिक विद देयर एबायोटिक एनवायरनमेंट, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इकोलॉजी के कुछ टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है ऑटो इकोलॉजी, अगला टाइप होता है सिनेकोलॉजी। पहले समझते हैं व्हाट इज ऑटो इकोलॉजी। देखो, ऑटो मतलब विच इज रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक पर्सन, जो एक है, ठीक है। जैसे ऑटो इकोलॉजी मतलब कि इसमें हम एक इंडिविजुअल स्पीशीज की स्टडी करते हैं रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। तो ऑटो इकोलॉजी में हम किसी एक पर्सन की स्टडी करते हैं, दैट इज ऑटो इकोलॉजी। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें। फॉर एग्जांपल, ये कम्युनिटी है, यहाँ पे 4 लोग रह रहे हैं। जब हम इन चारों की स्टडी एक साथ करेंगे ना, सो दैट इज नॉट ऑटो इकोलॉजी। बट जब इन चारों में से किसी एक की स्टडी करेंगे ना, दैट इज ऑटो इकोलॉजी, ठीक है। दिस वेरी सिंपल डिफरेंस दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको। मान लो ये एक कम्युनिटी है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में मैंने इस एक पर्सन की स्टडी करी, तो ये बच्चों ऑटो इकोलॉजी में आएगा। बट अगर इसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में मैं इस पर्सन की भी स्टडी करती हूँ, इसकी भी स्टडी करती हूँ, इसकी भी करती हूँ, इसको भी स्टडी करती हूँ, एज अ ग्रुप चारों को एक साथ स्टडी करती हूँ, तो ये सिनेकोलॉजी में आएगा। सो ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है जिसमें मैं एक इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी कर रही हूँ फ्रॉम दैट कंप्लीट एनवायरनमेंट। और सिनेकोलॉजी का मतलब होता है जिसमें मैं हर एक पर्सन की स्टडी कर रही हूँ एज अ ग्रुप, ठीक है। सो ऑटो इकोलॉजी इज लाइक मैं एक सिंगल पर्सन की स्टडी होगी, एंड सिनेकोलॉजी इज सिंपली जिसमें हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। दैट इज सिनेकोलॉजी। अब सिनेकोलॉजी के कुछ टाइप्स होते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी, बायोम एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी। पॉपुलेशन, आई होप अभी तक मेरा क्लियर हो मैंने क्या डिस्कस करवाया है इन द स्पैन ऑफ दिस 10 मिनट्स, ठीक है। सिनेकोलॉजी मतलब जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते, उसको एज अ ग्रुप ट्रीट करके स्टडी करते हो, जिसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोम इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी आएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है? देखो, पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है मुझे बताओ। पॉपुलेशन इज, अब पॉपुलेशन डजंट मतलब 1 पर्सन, पॉपुलेशन इज नॉट 1 पर्सन। जब सेम टाइप ऑफ स्पीशीज, ये आपको थोड़ा तब क्लियर होगा अगर मैं आपको ये बेसिक्स बता देती हूँ पहले। रुकिए, लेट मी स्वाइप इट अप। देखो, समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से समझेगा। समझो पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, बायोम क्या होता है, इनको समझने की कोशिश करो। एक्चुअली आई हैव दिस फ्लो चार्ट, फिर मैं इस टॉपिक पे दोबारा आती हूँ। इस फ्लो चार्ट को पढ़ो, ये देखो। थोड़ा सा आपको स्क्रीन्स को अपनी रोटेट करना पड़ेगा। इफ़ यू आर ऑन कंप्यूटर डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लैपटॉप पे, बट फ़ोन पे डेफिनेटली आप इस पार्ट को अच्छे से कर पाओगे, बिकॉज ये मैंने पेज थोड़ा इन्वर्टेड तरीके से लाया। देखो, एक इंडिविजुअल है, ठीक है। जब आप सिर्फ इस एक इंडिविजुअल की स्टडी करोगे ना बच्चों, तो दैट विल बी योर ऑटो इकोलॉजी। बट जब ये इंडिविजुअल्स, सेम तरह के इंडिविजुअल्स आपस में आएंगे, तो वो बनाएंगे स्पीशीज। तो स्पीशीज इज नॉट अ वन थिंग, वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। स्पीशीज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं है, एक से ज़्यादा पर्टिकुलर इंडिविजुअल जब एक टाइप के आएंगे, दैट इज स्पीशीज, ठीक है। मान लो एक कमरे में एक कैट है, सो दैट इज अ वन सिंगल कैट विच इज़ अ वन इंडिविजुअल। बट सेम टाइप की 2-3 कैट आपस में आ गई ना, तो वो स्पीशीज बनाएंगे। तो सेम इंडिविजुअल का ग्रुप इज कॉल्ड एज स्पीशीज। तो व्हाट इज स्पीशीज? रिपीट आफ्टर मी, आई हैव नॉट रिटन दैट डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज, बट इट कुड कम इन योर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। स्पेशली जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको तो स्पीशीज की डेफिनेशन आनी ही चाहिए, उनके फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायो में होती है, ठीक है। तो स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो सेम तरह के इंडिविजुअल्स बनाएंगे स्पीशीज, और वो स्पीशीज की इंटरेक्शंस बनाएंगी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या कोई एक पर्सन की होती है? नहीं, पॉपुलेशन में आपके पास सेम तरह की स्पीशीज आती हैं, ठीक है। और स्पीशीज क्या होती हैं? जब सेम तरह के इंडिविजुअल्स आए। तो ये इस तरीके से हियरार्की है। ऐसी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज कम्युनिटी, ठीक है। और फिर वो कम्युनिटी आपस में इकोसिस्टम बनाती है, जिसको एक लैंडस्केप मिलता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। फिर वो एक रीजन में आते हैं और बायोम बनाते हैं, और फिर वो बायोस्फीयर बनाते हैं, देन इकोलॉजी बनाते हैं। तो बायोम क्या होता है? बायोम डील करता है कई सारी कम्युनिटीज़ की इंट्रैक्शन। फिलहाल हम उस टॉपिक पे आएंगे, बट पहले इतना समझ लो, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सब क्या होता है। इतना तो क्लियर है ना? चलिए, आप चाहें तो आप इस टेबल को ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज इट विल हेल्प यू, बट इट कैन मे बी दे कैन आस्क यू कि पॉपुलेशन
कितने नंबर पे आते हैं, तो इट्स अ थर्ड नंबर। इस तरह से मे बी क्वेश्चन शायद मुझे याद है होते हैं, ठीक है। रिसेंटली मैंने देखा नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, बट होता है, एक क्वेश्चन था शायद, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक पे। तो हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ इकोलॉजी, जिसमें हमने पढ़ा ऑटो इकोलॉजी, सिनेकोलॉजी। सिनेकोलॉजी में होता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। सो व्हाट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी? जहाँ पर हम डील कर रहे हैं स्पीशीज के इंटरेक्शन को, ठीक है। एंड व्हाट इज कम्युनिटी इकोलॉजी? जहाँ पर हम डील कर रहे हैं डिफरेंट तरह के पॉपुलेशन के इंटरेक्शंस को, ठीक है। एंड व्हाट इज बायोम एंड सिस्टम इकोलॉजी? वो तो मैं अंदर लिख के लाई हूँ। आप डेफिनेशंस, अब इनके थ्रू आप डेफिनेशन बना सकते हैं पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इकोलॉजी की। मुझे लगा दे आर वेरी बेसिक। पॉपुलेशन में आपको लिख देना है स्पीशीज की इंटरेक्शन, कम्युनिटी में लिख देना है पॉपुलेशन की इंटरेक्शन, बस एक एक वर्ड का डिफरेंस है, पर डेफिनेशन लिखनी कैसे वो सीख लो। तो बायोम इकोलॉजी क्या होता है? बायोम इकोलॉजी स्टडी विद द डील्स, ओके। सो इस नंबर पे था ना बायोम, बायोम बना हुआ है कम्युनिटीज से, ठीक है। तो बायोम इकोलॉजी जो है ना वो स्टडी करता है इंटरेक्शंस, किसके इंटरेक्शंस? डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ की इंटरेक्शन को, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बायोम, ठीक है। तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ की इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोम इकोलॉजी। एंड व्हाट इज़ इकोसिस्टम इकोलॉजी? इकोसिस्टम इकोलॉजी इज सिंपली दैट इकोलॉजी जहाँ पर सिर्फ बायोटिक नहीं बट एबायोटिक कंपोनेंट के भी इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं। इन शॉर्ट इकोसिस्टम इकोलॉजी इज़ दैट इकोलॉजी जहाँ पर हम इकोसिस्टम के बारे में डील करते हैं। एंड इस चैप्टर में मुझे बताओ, इस चैप्टर में हम ऑटो इकोलॉजी को ज़्यादा पढ़ेंगे या सिनेकोलॉजी को पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में सिनेकोलॉजी को पढ़ेंगे, और सिनेकोलॉजी में भी हम इस चैप्टर में इकोसिस्टम इकोलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट वॉट? दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट इकोसिस्टम इकोलॉजी। इस चैप्टर में इकोसिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, इसलिए हमने इकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन ही इससे शुरू करी, जिसमें हम स्टडी करते हैं इंट्रैक्शन ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि ये चैप्टर इज़ इकोसिस्टम इकोलॉजी। इस चैप्टर का नाम इकोलॉजी नहीं होना चाहिए था, इकोसिस्टम इकोलॉजी होना चाहिए। अब आपको आई थिंक क्लियर हुआ कि क्यों इस चैप्टर में हम इकोसिस्टम स्टडी करेंगे, बिकॉज हम इस चैप्टर में इकोलॉजी के इकोसिस्टम इकोलॉजी के पार्ट से डील कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब आपको शायद ये भी क्लियर हुआ होगा कि क्यों इकोलॉजी की डेफिनेशन को इकोसिस्टम की डेफिनेशन के साथ कनेक्ट किया जा रहा था। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन तभी समझ में आएगी अगर इकोसिस्टम का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। और अगर अभी भी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट इट अगेन। इकोसिस्टम पढ़ो फिर ट्राई करो, ठीक है। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे लिख के आई हूँ, आओ पढ़ें एक बार इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है? एक ऐसा सिस्टम जो कि फिजिकल, केमिकल और बियोलॉजिकल प्रोसेस से बना हुआ है, या इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर बियोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे, बियोलॉजिकल फैक्टर इज ह्यूमन बींग्स, वहाँ पर फिजिकल फैक्टर होंगे, फिजिकल फैक्टर इज योर एबायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। और वहाँ पर न्यूट्रिएंट रिक्वायरिंग साइकिल होगा। बेसिकली क्या है, जैसे ह्यूमन बींग्स बायोटिक हैं और जैसे कि एबायोटिक एनवायरनमेंट है, तो बायोटिक और एबायोटिक के बीच में एक इंटरेक्शन भी तो होती है ना, जो मेंटेन रहती है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरिंग साइकिल, जो हम आगे पढ़ेंगे। इकोसिस्टम के टाइप में हम ये चीज़ पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। सो इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसी इंटरेक्शन जहाँ पर एबायोटिक बायोटिक के साथ कनेक्ट करता है, दैट इज इकोसिस्टम। और इकोलॉजी क्या होती है? जब हम इस इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, किस इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं? जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कनेक्ट रहते हैं, दैट इज इकोलॉजी। आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम फॉर यू पीपल। इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? इकोसिस्टम वो इंटरेक्शन होती है जहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक आपस में इंटरेक्ट करें, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। और जब हम इनकी इंटरेक्शन को, मैंने क्या बोला, जहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक आपस में इंटरेक्ट करें ना, इस सिस्टम को हम इकोलॉजी बोलते हैं। और जब हम इस इंटरेक्शन को स्टडी करें तो दैट इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजी। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा आप रिपीट करके देखें, दोबारा मेरे साथ बोलो जो मैं बोल रही हूँ। इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पर हम बायोटिक और एबायोटिक के इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। और इकोलॉजी क्या होता है? जहाँ पर हम इस इंटरेक्शन जो इकोसिस्टम के अंदर होती है उस इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं। तो रिपीट विद मी, इकोसिस्टम इज सिंपली द इंटरेक्शन एंड व्हेन यू स्टडी दैट इंटरेक्शन दैट बिकम्स द इकोलॉजी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। अच्छा, हम इकोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, हमने इकोलॉजी के टाइप्स डिस्कस करे। कुछ और भी डेफिनेशंस होते हैं इकोलॉजी के जो हमें स्टडी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आई हैं ये डेफिनेशन, एक एक नंबर में आई हैं। एक बार मैंने देखा था, ठीक है, आई वॉज गोइंग थ्रू PYQs, तो उसमें मेरे को ये चीज़ मिली है। तो सबसे पहले तो एक डेफिनेशन जो मैं नहीं लिख
पाई हूँ तो उसको मैंने इसलिए यहाँ पे से टॉपिक में डाल दिया, हैबिटेट इकोलॉजी। मुझे आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हमने बोला पॉपुलेशन इकोलॉजी, हमने बोला यहाँ पर हम पॉपुलेशन की इंट्रैक्शन को स्टडी कर रहे होंगे ना, नहीं, मैंने गलत बोला। यहाँ पर हम स्पीशीज़ की इंट्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं। ध्यान से देखो ना, रुको, जब हम स्पीशीज़ के, रुको पेन चेंज कर लेती हूँ मैं कल, जब हम स्पीशीज़ के इंट्रैक्शन को स्टडी करेंगे वो पॉपुलेशन इकोलॉजी है, और जब हम पॉपुलेशन के इंट्रैक्शन को स्टडी करेंगे वो कम्युनिटी इकोलॉजी है, और जहाँ हम कम्युनिटी के इंट्रैक्शन को स्टडी करेंगे वो बायोम इकोलॉजी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, पॉपुलेशन के इंट्रैक्शन को स्टडी करना इज़ नॉट पॉपुलेशन इकोलॉजी, दैट इज़ कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? स्पीशीज़ की इंट्रैक्शन को स्टडी करना, मतलब उनकी डेफिनेशंस जो आप बना रहे हो उनके एक स्टेप जो नीचे आ रहा है ना हियरार्की पे, उसको, उसकी इंट्रैक्शन को स्टडी करो। इसकी इंट्रैक्शन को स्टडी करोगे तो वो ऊपर वाली चीज़ बनाएगा। ठीक है, सो हैबिटेट इकोलॉजी क्या होता है? हैबिटेट इकोलॉजी इज सिंपली जब आप इकोसिस्टम की स्टडी करते हो रिलेशन टू द हैबिटेट, मतलब आप बोलते हो ये प्लांट यहाँ रह रहे हैं, ये इस हैबिटेट में रह रहे हैं, सिंपल एज दैट। अगला होता है गिनेकोलॉजी, इसका मतलब होता है जब आप इकोलॉजी की स्टडी करते हो विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक आप समझ लो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है हमारे जीन्स के कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे हम बोलते हैं ना बच्चा पेरेंट पे गया है, तो वो जो एक फैक्टर जिसकी वजह से हम हमारे पेरेंट से रेजोनेट करते हैं, जो जो इस फैक्टर से डील करती है उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ऑल्दो, बट थोड़ी बहुत डेफिनेशन जो आपको मैं समझा रही हूँ वो ये होती है जेनेटिक्स। नेक्स्ट होती है पाला इकोलॉजी। पाला इकोलॉजी मतलब पास्ट एजेस में ये कनेक्शन रहा, उस स्टडी को हम करते हैं, हम बोलते हैं ना एक पिछले जन्म में आप ये होंगे, तो दैट इज़ पाला इकोलॉजी। रेडिएशन इकोलॉजी जो रेडिएशन के बारे में डिस्कस करती है। रेडिएशन जैसे कि हम बोलते हैं ना यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन अगर ह्यूमन्स पे गिरी तो उनको कैंसर हो सकता है, तो इस रेडिएशन के जो हम इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, दिस इज़ रेडिएशन इकोलॉजी। ठीक है, तो ये रहा हमारे इकोलॉजी के साथ। तो अब इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या होती है? अब डिटेल में तो हमें जानना नहीं है कि इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस इस फील्ड में क्या है, वो नहीं हमें जानना है, बट एक ध्यान रख लो कि भाई इकोलॉजी का एग्रीकल्चर में भी रोल होता है, फॉरेस्ट्री में भी रोल होता है, इन सब में इकोलॉजी का रोल होता है। कैसे होता है वो आपको नहीं जानना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम इकोसिस्टम इकोलॉजी के बारे में डील कर रहे हैं, तो उसमें एक एक चीज़ जानेंगे, बट क्योंकि इकोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, यहाँ पर तो हम पूरी इकोलॉजी डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हम पूरी इकोलॉजी पढ़ा रहे होते ना तो डिटेल में बताते कि यहाँ इसका क्या रोल है, वहाँ इसका क्या रोल है। यहाँ पर हम उस इकोलॉजी का एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ इकोसिस्टम इकोलॉजी, विच जो कि ये था। तो यहाँ पर हम इकोलॉजी का बस एक छोटा सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इतना डिटेल में पूरी इकोलॉजी को नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके वो छोटे से पार्ट की हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो आप खुद से भी पढ़ लेना कि ये वो फ्रेश वाटर बियोलॉजी में है, वाइल्ड लाइफ में है, पेस्ट कंट्रोल में रोल प्ले होता है। ठीक है, नाउ फाइनली अब हमारे चैप्टर का मेन हीरो आ रहा है। अभी तक तो इंट्रोडक्शन मान लो चल रही थी, अब आ रहा है मेन हीरो विच इज़ इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम पता होगा, इकोसिस्टम इकोलॉजी समझ में आएगी। तो इकोसिस्टम क्या होता है बहुत बार बता दिया, इंटरेक्शन, जहाँ पर आप चाहो आपको ये डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रही है छोड़ दो, हार्डली कोई पेपर होता है। मैंने 11th 12th दोनों की ईवीएस पर 12th की भी ईवीएस पढ़ाई है ना, तो 12th में भी ऐसे डेफिनेशंस बहुत कम आती हैं, बट अगर 12th में भी इस तरह की डेफिनेशन हो ना जहाँ पे नाम होता है, तो हार्डली आपसे डेफिनेशंस पूछते हैं कि डिफाइन, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा डिफाइन इकोलॉजी, हार्डली कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पे वो होगा डिफाइन इकोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू दिस डेफिनेशन और विद रिस्पेक्ट टू दिस साइंटिस्ट, हार्डली ऐसा क्वेश्चन होता है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में तो फर्स्ट चैप्टर में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस चैप्टर में इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो या आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें इकोसिस्टम की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहली बात तो इकोसिस्टम आपके पहली प्रॉपर्टी में सच कहूँ तो कुछ खास नहीं है, इन्होंने डेफिनेशन को ही जोड़ दिया हुआ है कि इकोसिस्टम इज समथिंग वेयर वी स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब कुछ एबायोटिक एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो, दैट इज इकोसिस्टम, जिसमें एनर्जी का भी डिस्कस करना होता है, बायोम के बारे में भी स्टडी करना होता है, और हैबिटेट के बारे में भी स्टडी करना होता है, और ये हम करेंगे भी। उसके बाद इकोसिस्टम एक आपके अर्थ की सरफेस में एक मेजर पार्ट कवर करता है। ठीक है, उसके अलावा एक मिनट, इट इज़ व्यूड इन टर्म्स ऑफ टाइम, इसको हम टाइम के टर्म्स में भी देखते हैं। उसके अलावा ये बहुत ही, इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंट्रैक्शन चलती है, ये एक बहुत ही ओपन सिस्टम है, यहाँ पे एनर्जी का मेन सोर्स है, कैसे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? कोई डिस्टर्बेंसेस क्रिएट नहीं करता, आप ऐसे समझ लीजिए। उसके अलावा ये एक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, उसके अलावा इसकी अपनी प्रोडक्टिविटी थी, सब हम आगे पढ़ेंगे। तो स्मॉल से लार्ज स्केल, मतलब ये स्मॉल
भी होता है और होल बायोस्फीयर भी इसमें आता है। तो छोटे से लेके बड़ी चीज़ें सब आपके इकोसिस्टम के अंदर आता है। प्रॉपर्टीज़ पे हार्डली मैंने कोई सवाल देखा है, बट बस एक ऊपर ऊपर से नज़र मार लेना, ठीक है। अब टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो मैंने इसी में सारे टाइप कवर करवा दिए, ठीक है। तो जितना ईजी बनाऊँ चीज़ों को उतना अच्छा है। चलो, टाइप ऑफ इकोसिस्टम में एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? जो इंटरेक्शन नेचर ने खुद ब खुद बना कर दे दी है, ठीक है, जो देमसेल्व्स बनी है। मैन इंजीनियर्ड क्या होता है? जो इंटरेक्शंस ह्यूमन बींग्स ने खुद क्रिएट की हैं। इसमें एक एग्जांपल दूं आपको, एक्वेरियम। एक्वेरियम एक ऐसी वाटर बॉडी की इंटरेक्शन है जो ह्यूमन बींग ने खुद क्रिएट करी है। पॉन्ड्स जो है ना वो नेचुरली आपको मिलेंगे, पर एक्वेरियम हमने क्रिएट करा है। सर, मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम को ही हम एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है मैन इंजीनियर्ड, बट कई बार वो एंथ्रोपोजेनिक भी लिख देते हैं, ठीक है। सो हमने क्या डिस्कस करा है? इकोसिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरली, एक होता है मैन इंजीनियर्ड। नेचुरल इकोसिस्टम के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम की कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम सच कहूँ तो नहीं है आपके सिलेबस में, बट मुझे मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम की कुछ चीज़ें बतानी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैं इधर डाल नहीं पाई, मैंने बिल्कुल लास्ट में पीपीटी बनवाई है उसके लिए। मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम, लेट मी चेक, बनाई भी या नहीं। ओह गॉड, मैं इतनी देर से बोल रही थी वो पॉइंट ऐड करना है मैन इंजीनियर्ड का, बट आई थिंक वो पॉइंट रह ही गया। ओके, या पॉइंट नहीं आ पाया, काफ़ी लंबी पीपीटी है वाली, बट मुझे दिखा नहीं वो। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको खुद ही बता देती जो मैंने बताना था, बट आई विश वो पॉइंट होना चाहिए था। मैंने ही पीपीटी बनाई है, मैं शायद भूल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम की एग्जांपल क्या बोली मैंने? एक्वेरियम। मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम क्या होता है? वो इकोसिस्टम जो मैन ने खुद क्रिएट किया हुआ है, मतलब वो इंटरेक्शन जो मैन ने क्रिएट करी हुई है, एंथ्रोपोजेनिक। अब जो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम होता है ना बच्चों, उसमें ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। मैं इसको रिसाइट करती हूँ, आप प्लीज़ इसको लिखते जाइएगा, बिकॉज मैं लाई नहीं हूँ, तो आप लिख लीजिएगा, या मैं लिखूँगी तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं इस पेज पे लिख देती हूँ आपको, नो वरीज, ठीक है। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे साथ यहाँ पे, क्योंकि फिर ये हट जाएगा। तो जो एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम होता है, यानी कि जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है, इट हैज़ सर्टेन ड्रॉबैक्स। पहला ड्रॉबैक ये होता है कि उस इकोसिस्टम को मैन ने बनाया है, और मैन के बनाए हुए इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी बहुत ही कम होती है, लिटिल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? मतलब आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी, बहुत ही गिनी चुनी चीज़ें दिखेंगी। उसके अलावा क्योंकि डाइवर्सिटी कम है, तो इस इकोसिस्टम की फूड चेन भी बहुत सिंपल होती है। फूड चेन पे भी आएंगे हम इसके बाद, बट फिलहाल के लिए आप याद रख लो कि इस इकोसिस्टम की फूड चेन भी बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग भी बहुत ही कम होती है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था ना कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में भी, यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी बहुत कम होती है। दोबारा डिस्कस करती हूँ, लिटिल डाइवर्सिटी होती है, सिंपल फूड चेन होती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी बहुत कम होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम नहीं होते इतने, बट चलो इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं करो, ये 3 पॉइंट्स काफ़ी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, लिटिल डाइवर्सिटी, सिंपल फूड चेन एंड लिटिल न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। लिख लिए? नहीं लिखे तो प्लीज़ बैक कर लीजिएगा, पर मैं दोबारा बोलती हूँ, लिटिल डाइवर्सिटी, सिंपल फूड चेन एंड लिटिल न्यूट्रिएंट सिस्टम। अब ये हट रहा है, चलिए। तो मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम इसी के साथ हमारा हो गया खत्म। अब आते हैं नेचुरल इकोसिस्टम पे। तो नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जो नेचर में खुद ब खुद एग्जिस्ट करता है। इसके भी 2 टाइप होते हैं। एक वो नेचुरल इकोसिस्टम जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आपको दिखेगा, मतलब लैंड पे दिखेगा, और वो इकोसिस्टम जो एक्वेटिक इकोसिस्टम दिखेगा। मुझे बताइए, नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या एक्वेरियम एग्जाम्पल हो सकता है? नहीं। एक्वेरियम भले ही एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट है, लेकिन वो मैन मेड एक्वेटिक सिस्टम का पार्ट है। आई होप ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, मैं सिंपल बोल रही हूँ। आपके सामने क्वेश्चन दे रहे हैं कि बताओ एक्वेरियम किसका पार्ट आएगा, तो आप बोलोगे एक्वेरियम भले ही एक्वेटिक इकोसिस्टम है, लेकिन ये एक ऐसा एक्वेटिक इकोसिस्टम है जो मैन ने क्रिएट किया, ना कि नेचर ने। तो नेचर ने जो एक्वेटिक इकोसिस्टम क्रिएट किया वो कौन सा है? जो आपको बड़ी बड़ी ओशंस दिखते हैं, मरीन, और यहाँ जो आपको लेक्स दिखती हैं, या जो आपको छोटी मोटी वेटलैंड्स दिख जाती हैं, ठीक है।
टेरेस्ट्रियल में क्या होता है हमारे पास, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कितने लंबे लंबे फॉरेस्ट होते हैं ये तो आप भी जानते हो, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के भी टाइप्स आएंगे 11th के चैप्टर्स में, तो तब आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम और क्लियर हो जाएगा। फिर डेजर्टिक इकोसिस्टम, जहाँ पर आप डेजर्ट्स देते हो। अब डेजर्ट भी ना, एक होते हैं हॉट डेजर्ट, बिल्कुल जो एकदम गर्मी वाले, और एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट्स में थोड़ा बहुत सिस्टम अलग रहता है, ठीक है। तो एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट, एक होते हैं हॉट डेजर्ट। तो जो डेजर्टिक इकोसिस्टम होते हैं ना, यहाँ ये बहुत ही सेंसिटिव इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर आपको ग्रासेस दिखेंगी, ठीक है। मैं लिख बहुत कम रही हूँ बट मैं समझा ज़्यादा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे बोलने पे फोकस कीजिएगा, मेरे शब्द बहुत ही स्पष्ट और क्लियर हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जहाँ पर आपको ग्रासेस ज़्यादा दिखती हैं, ठीक है। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी होता है टेम्परेट सिस्टम। टेम्परेट ग्रासलैंड मतलब जो बेसिकली यहाँ पे टेम्परेट और ट्रॉपिक का मतलब है इट इज़ रिगार्डिंग द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि जिसको जो एसएसटी वाले बच्चे ज़रा फोकस कीजिएगा, आपको पता है ना कि यहाँ पे इक्वेटर होता है, फिर यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन होता है, यहाँ पर टेम्परेट होता है, फिर लास्ट में पोलर वाला रीजन होता है। तो ये वाला टेम्परेट और ये वाला ट्रॉपिकल, ये वो चीज़ें बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ है। तो जो टेम्परेट एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर जो ग्रासेस का सिस्टम बताया जाता है दैट इज़ टेम्परेट। ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो ग्रासलैंड का सिस्टम होता है दैट इज़ ट्रॉपिकल। आई होप क्लियर हो, मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, फिर टेम्परेट होते हैं, फिर यहाँ पे पोलर एरियाज होते हैं, ये वो है। तो इसी के साथ हमारा टाइप ऑफ इकोसिस्टम भी हो गया बच्चों क्लियर, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्या होता है डिस्कस करा, उसके टाइप हमने डिस्कस करे। मैन मेड इकोसिस्टम हमने डिस्कस करा, जिसकी डाइवर्सिटी बहुत ही कम होती है और लिटिल डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जैसे कि कब से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, इसमें हम बायोटिक इंटरेक्शन और एबायोटिक इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। तो एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसका मतलब आपको लगे भले ही ये नॉन लिविंग है बट स्टिल हम इनके बिना इकोसिस्टम में तो सर्वाइव नहीं कर सकते, जिसमें हमारे फिजिकल फैक्टर्स आते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का क्या मतलब होता है, बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके जैसे कि आपके प्रोटीन्स, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन हो, जिसमें सल्फ़र हो। ये भाई केमिस्ट्री वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स वाले बस इसको ऊपर ऊपर से देख लो, कोई ज़रूरत नहीं डिटेल में जाने की, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स मतलब सनलाइट, ठीक है। आप पढ़ेंगे आगे आगे कि इकोसिस्टम में अगर आपको एनर्जी फ्लो करवानी है, सनलाइट ही नहीं है तो आप नहीं करवा सकते। खैर अभी आपको शायद मेरी बातें ऊपर से जाएंगी बट जब ये टॉपिक पे आएगा इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। फिर बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। लिविंग में क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है। सबसे पहले उसमें होता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर्स वो लिविंग कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम का जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एग्जांपल आती है प्लांट। तो प्लांट आर द प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड, ठीक है। अब उन्हें ही हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है फूड, ठीक है। तो जो सेल्फ फूड बनाए दैट इज ऑटोट्रॉप, ठीक है। और कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स का बनाया हुआ खाना खाते हैं। और ऐसे ही एक वैरायटी होती है डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो अ कंज्यूमर बट ये डेड ऑर्गेनिजम्स वाले कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं ना, प्रोड्यूसर्स के खाने को। डिकम्पोजर्स खाते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को। खिचड़ी मचा दी मैंने, आगे आगे आएगा क्लियर हो जाएगा। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स का बनाया हुआ खाना खाते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर्स में हमारे पास होते हैं प्लांट, ठीक है। प्लांट प्रोड्यूसेस फूड, उस फूड को खाते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। अब जैसे ग्रास है, ग्रास इज ऑल्सो वो प्लांट, उस ग्रास को कोई खाएगा सो वो कंज्यूमर है। प्लांट या प्लांट का बनाया हुआ प्रोडक्ट कोई खाए दैट इज कंज्यूमर। हम प्लांट का बनाया हुआ प्रोडक्ट खाते हैं विच इज़ फूड, या इन शॉर्ट हम प्लांट भी खाते हैं ठीक है। अब आगे क्लियर करेंगे हर्बीवोर्स क्या है, कार्निवोर्स क्या है, ओमनिवोर्स क्या है, डिट्रीवोर्स क्या है, ठीक है। फिर बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड, डिकम्पोजर्स में हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया एंड फंगस,
ये क्या करते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर कर। डिकम्पोजर्स को भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी तक आपको नहीं समझ में आया ये वाला पार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं इनको आगे पढ़ेंगे, सिर्फ एक ऊपर ऊपर से देख लो। एबायोटिक तो क्लियर है ना, बायोटिक पूरा बच्चों आगे आएगा, ठीक है। अब बायोटिक को ही समझाते हैं, थोड़ा बेसिक्स मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करना था। तो जैसे कि बच्चों में बात कर रही थी, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हम इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, तो वो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसमें फोटो ऑटोट्रॉप्स तो होते हैं। तो आई थिंक अब प्रोड्यूसर्स का पॉइंट क्लियर है। प्रोड्यूसर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाना खुद बनाते हैं, जिसमें हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो हमारे कहीं ना कहीं केमिकल्स का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कंज्यूमर्स की। तो कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, कंज्यूमर वो होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स की बनाई हुई चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास पहले टाइप का कंज्यूमर आता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं, ठीक है। जो ग्रीन ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, दे आर हर्बीवोर्स, जिससे इसलिए हम इन्हें प्लांट ईटर भी बोलते हैं। फिर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। ये 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, मैं इसको पढ़ा रही हूँ सो दैट बहुत बच्चे होते हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। आप कोविड वाले बैच हो, बट स्टिल एक बहुत बेसिक चीज़ होती है। हर्बीवोर्स की एग्जांपल देती हूँ, शायद ज़्यादा क्लियर हो। हर्बीवोर्स में हमारे पास एग्जांपल होती है काऊ की। तो काऊ एक हर्बीवोर है, कंज्यूमर है, जो ग्रीन ग्रास खाती है, ठीक है। तो ग्रीन ग्रास जो हम खा रहे हैं दैट इज़ प्रोड्यूसर। तो हम ग्रीन ग्रास खा रहे हैं, हम प्रोड्यूसर को खा रहे हैं। क्या हम हर्बीवोर्स हैं? नहीं, मैं हर्बीवोर नहीं हूँ भाई, मैं तो हर्बीवोर नहीं हूँ, मैं थोड़ी ना ग्रीन ग्रास खा रही हूँ, ठीक है। फिर टाइगर, लायन। लायन क्या ग्रीन ग्रास खाता है? नहीं, लायन कभी ग्रीन ग्रास नहीं खाएगा। पर लायन के सामने आप डियर ले लो, लायन डियर को ज़रूर खाएगा। तो लायन दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है, तो वो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाता है, तो वो कार्निवोर्स है। ह्यूमन बींग्स आते हैं ऑमनीवोर्स के अंदर, बिकॉज हम कहीं ना कहीं ग्रीन ग्रास को तो खाते हैं, नॉट डायरेक्टली, बट प्रोड्यूसर्स की बनी हुई चीज़ खाते हैं। जब हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर की बनी हुई कोई चीज़ खाएं, वी केम इन हर्बीवोर्स, ठीक है। और जब हम फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाएं तो हम कार्निवोर्स में आते हैं। अब जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो कहीं ना कहीं मीट वगैरह खाते हैं, तो दैट इज़ द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। हम चिकन को खाते हैं तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं, तो वो कार्निवोर भी हुए प्लस हर्बीवोर भी हुए ना, बिकॉज वो फुल्का भी तो खाते हैं ना, चावल भी तो खाते हैं ना, जो प्लांट से मिलते हैं हमें। सो हम ऑमनीवोर्स हुए। अगला आता है डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ठीक है। वल्चर्स। वल्चर्स क्या होती है? मान लो कोई स्नेक डेड होगा ना, अब मान लो किसी ने स्नेक को किल कर दिया और वो मान लो फॉरेस्ट में रह गया। अब अगर ऐसे ही स्नेक्स किल होते रहे और वो फॉरेस्ट में इकट्ठा होते रहे तो बहुत मुश्किल है। तो नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया, नेचर्स ने हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे डेट्रीवोर्स को। डेट्रीवोर्स क्या करेंगे? डेड ऑर्गेनिजम्स खाएंगे। अब लायन ना मरा हुआ स्नेक नहीं खाएगा। एक स्टोरी सुनी थी मैंने कि अगर आपके सामने टाइगर आ जाता है ना, तो आप ऐसी एक्टिंग करो कि आप मरे हुए हो, वो आपको कभी नहीं खाएगा। आज मुझे वो पॉइंट क्लियर हो रहा है। अगर आपके सामने टाइगर है तो वो, अगर कोई मरा हुआ इंसान होगा ना, वो उसको कभी नहीं खाएगा। टाइगर डजंट ईट डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट वहीं अगर आपके सामने वल्चर है, वो खा जाएगी, बिकॉज वल्चर डेड को ही खाएगी, ठीक है। और डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोर्स अलग होते हैं। डेट्रीवोर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली डेड को खा ले। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो बड़े से चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर खाए, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया आपको बायोटिक इंट्रैक्शन। इस पर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको आपको टाइम लगा के भी समझाया। अब मैंने थोड़ा और आपको समझ में आए उसके लिए दिया हुआ है, बट एक बार आपको उससे पहले मैं ट्रॉपिक लेवल की डेफिनेशन समझाती हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखो सब आपके लिए हम लिख के लाए हैं अच्छे से। देखो ये लाइंस पढ़ो, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है इन लाइनों में। पढ़िए।
ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर. ठीक है. नाउ जैसे ऐसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी प्रोड्यूसर होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं. ठीक है. तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन या एल्गी. एल्गी क्या है? ये एक प्लांट है. बायो वाले बच्चों को तो समझ में आ जाएगा ये, बट नॉन बायो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ पाएगा, तो मैं उनको समझा देती हूँ. फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? एक ऐसे प्लांट होते हैं जो हमें एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं. ठीक है. सो वो भी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं. और एल्गी क्या होती है? एल्गी एक प्लांट होती है. तो ऐसा नहीं है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको ग्रीन प्लांट दिखते हैं, एक्वेटिक में भी प्लांट होते हैं, लेकिन इनके प्लांट थोड़े अलग होते हैं. नाउ मूविंग ऑन, अब फूड चेन्स वगैरह पे आएंगे. ये तो एक अलग टॉपिक रहा, ये तो एक अलग टॉपिक रह गया. ओके, इतना दिया नहीं हुआ है, मुझे लगा दिया होगा. इस पे आओ, ट्रॉपिक लेवल पे. देखो ये डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो यहाँ से डेफिनेशन तुम. तो organism occupy a place in the natural surrounding or in a community according to their feeding relationship with other organism based on the source of their nutrition. organism occupy a specific shade. अच्छा, फूड चेन. अब फूड चेन समझाऊंगी तो ये शायद ज़्यादा बेटरली क्लियर होगा, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी, क्योंकि मुझे आपको एक डायग्राम समझानी है. एक पर्टिकुलर फूड चेन में ना हर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर घर में मान लो 3 बच्चे हैं. हर एक 3 बच्चे की, एक बच्चा बड़ा वाला होगा, ठीक है, तो वो फर्स्ट बच्चा है, फिर एक सेकंड बच्चा होगा, एक थर्ड बच्चा होगा. हर एक बच्चे की अपने अपने हिसाब से अपनी इंपॉर्टेंस होती है अपने लेवल पे. तो यही जो लेवल है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल. आगे बेटरली क्लियर होगा, बट अभी मेरे को कुछ समझाना है, तो ऊपर ऊपर से ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं वो समझ लो, मैं आगे दोबारा रिपीट कर दूंगी. ठीक है. तो ये डायग्राम देखो ज़रा. यहाँ पर क्या है? प्रोड्यूसर हैं जिन्हें हम ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं. तो इसमें हमारे पास कौन होते हैं प्रोड्यूसर? मैंने आपको समझाया, ट्रीज भी हो सकते हैं, ग्रास भी हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन भी हो सकते हैं. फाइटोप्लैंक्टन हमारे एक्वेटिक सिस्टम के प्रोड्यूसर होते हैं. ठीक है. तो ये जो प्लांट है ना, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को बनाते हैं. तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं. ठीक है. जैसे मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मैं फर्स्ट लेवल को बनाऊंगी, बिकॉज मैं सबसे बड़ी हूँ. ठीक है. तो मैं फर्स्ट नंबर पे आई इस लेवल में. ठीक है. ऐसे ही आपकी क्लास में जो सबसे इंटेलिजेंट होगा उसको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, इंटेलिजेंट इन टर्म्स ऑफ अकेडमिक, तो वो रैंक निकाल लेगा, तो वो फर्स्ट होगा. ऐसे ही तो उसका एक लेवल होगा. ऐसे ही जो प्लांट है ना, उनका पहला लेवल होता है. ट्रॉपिक का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आगे मैं समझाऊंगी, अभी मैं ऊपर इसको समझाने के लिए लाई थी. तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं प्लांट्स. फिर हमारे पास होते हैं काऊ. काऊ क्या खाती है? ग्रास. ठीक है. ग्रास हॉपर ट्री से खाएगा. और जू प्लैंक्टन खाएंगे फाइटोप्लैंक्टन्स को. जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो एक्वेटिक प्लांट्स को खाते हैं. ठीक है. तो ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे, और प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही हम बोलेंगे अब ये वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये तो हर्बीवोर्स है ना, तो ये सेकेंड लेवल ट्रॉपिक लेवल बनाएंगे. यहाँ से मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि जो हर्बीवोर्स है ना, जो कंज्यूमर्स थे आपके, वो प्राइमरी टाइप ऑफ कंज्यूमर्स थे. यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे ना बच्चों, ये कंज्यूमर के भी लेवल थे. हर्बीवोर्स आपके प्राइमरी लेवल थे, कार्निवोर्स आपके सेकेंडरी लेवल थे, ओमनिवोर्स टर्शरी लेवल थे. ठीक है. तो हर्बीवोर्स जो लेवल होगा उसका एक स्टेप अगला ट्रॉपिक लेवल होगा. जैसे मैंने बोला, हर्बीवोर्स आपके प्राइमरी लेवल के थे, क्या? कंज्यूमर. लेकिन ट्रॉपिक लेवल उनका कौन सा था? सेकेंड. आप इस डायग्राम के थ्रू समझो. आप देखो ना, फर्स्ट पे तो ट्रॉपिक लेवल पे प्लांट है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हमारे पास आए प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं आपके? हर्बीवोर्स. क्या कोई ओमनीवोर या क्या कोई कार्निवोर आपके प्राइमरी कंज्यूमर में आ सकता है? नहीं. प्राइमरी कंज्यूमर आपके T2 लेवल बनाते हैं. T2 मतलब ट्रॉपिक लेवल सेकेंड बनाते हैं. ठीक है. सो हु कम्स इन योर T2 लेवल? यू विल स्पीक हर्बीवोर्स, विच इज़ योर प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है. दोबारा रिपीट कर रही हूँ. प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर. ठीक है. तो प्रोड्यूसर हमारे हैं प्लांट्स जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बना रहे हैं, यानी कि T1, जिसमें ये कुछ प्लांट्स की एग्जांपल थी. फिर हमारे पास आ रहे हैं T2, ये हमारा T2 लेवल है. ऐसे ही हमारे पास T3 लेवल और ये हमारे पास T4 लेवल है.
T2 लेवल पे हमारे पास है हर्बीवोर्स, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ये एग्जाम्पल थी। फिर आते हैं कार्निवोर। कार्निवोर क्या है? जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं, बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ। ठीक है, अब आपको फिश भले ही यहाँ पे T3 लेवल पे दिख रही है, लेकिन यही फिश जो T3 लेवल पे है, ये T2 लेवल पे भी जा सकती है। मैं आपको समझाती हूँ बाद में, पहले ऊपर ऊपर से समझो। और ऐसे टॉप लेवल पे हमारे पास टर्शियरी कंज्यूमर आते हैं, जैसे कि मैनलाइन। आई होप ये ज़्यादा क्लियर हो। मैं एंड में भी एक बार समझाऊंगी, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बिकॉज अब हमने फूड चेन्स पढ़ लिया होगा। आई थिंक मुझे इसको एंड में समझाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अब जैसे फिश है ना बच्चों, एक ये वाली जो फिश है ना, ये खा रही है आपके जू प्लैंकटन को, मतलब ये एक्वेटिक फूड चेन है, जिसमें क्या बता रहे हैं कि फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन को खाया जू प्लैंकटन ने, जू प्लैंकटन को खाया फिश ने, जिसकी वजह से ये आपके पास T1 लेवल बना गई, ये T2 लेवल बना गया, ये T3 लेवल बना गया। हो सकता है जू प्लैंकटन नहीं होता तो फिश आपके डायरेक्टली प्लांट को भी खा लेती। ठीक है, सो जो फिश है ना वो आपके T3, तब वो T2 लेवल पे हो जाती। तो फिश T2 लेवल पे भी हो सकती है, T3 लेवल पे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द condition, fish can be at T2 also, fish can be at T3 also. If zooplankton is there, then fish will be at T3 level. ठीक है, अब ये I know समझ नहीं आया होगा, but don't worry, I'll come back on it. तो इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे, हमने इकोसिस्टम के टाइप्स जाने, कंपोनेंट्स जाने। अब इकोसिस्टम ना एक और पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला पार्ट होता है इकोसिस्टम को हम उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, और एक होता है हम उसको उसके फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जब हम इकोसिस्टम को उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं ना, तो हम दो पार्ट में करते हैं। पहला होता है स्पीशीज कॉम्पोजिशन, दूसरा होता है स्ट्रैटिफिकेशन। वन मोर थिंग, आई थिंक काफ़ी हाई हो गया हुआ है आप लोगों के लिए, अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट आप क्या करो, यू कैन रिवाइज इट कि मैंने क्या पढ़ाया। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगा ना? मैंने कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट किया ही नहीं। अभी तक मैंने इकोलॉजी समझाया क्या होता है, फिर मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। अभी मैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम पे ही हूँ, अभी आगे तो मैं पहुँची ही नहीं हूँ। ठीक है, इसमें काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। फिर मैंने आपको इकोसिस्टम के टाइप समझाए, फिर मैंने इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ाए। अब मैं आपको इकोसिस्टम के ही थोड़ा डिटेल में लेके जा रही हूँ कि इकोसिस्टम और दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के साइड्स हैं। स्ट्रक्चरल साइड्स का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम में दो चीज़ें आती है, एक होती है स्पीशीज कॉम्पोजिशन, एक होती है स्ट्रैटिफिकेशन। देखो, जब आप एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में आइडेंटिफाई करते हो कि ये एक स्पीशीज़ है, ये एक स्पीशीज़ है, दैट इज स्पीशीज कॉम्पोजिशन। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय आइडेंटिफिकेशन एंड एन्यूमरेशन ऑफ ईदर प्लांट और ईदर द एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम। सिंपली मान लो ये एक इकोसिस्टम था, यहाँ पे 4 लोग रह रहे हैं। जब आप बता रहे हो इस 4 लोगों में से ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये प्लांट है, ये एनिमल है, तो वो इकोसिस्टम की स्पीशीज कॉम्पोजिशन का पार्ट होता है। लेकिन जब आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये वाला जो पहला पर्सन है ये इस लेवल पे है, जैसे हमने यहाँ पे ये लेवल बताए ना कि ये T1 लेवल है, ये T2 लेवल है, ये T3 लेवल है, जब आप इस लेवल की फॉर्म में आप समझाओ ना, तो वो स्ट्रैटिफिकेशन बन जाता है। तो इकोसिस्टम का हम स्ट्रक्चरल पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हमने बोला स्पीशीज कॉम्पोजिशन। स्पीशीज कॉम्पोजिशन में सिंपली हम किसी भी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, और एक होता है स्ट्रैटिफिकेशन, जहाँ पर हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को एक लेयर्स में डिवाइड करते हैं, उनके एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि इसकी एक हायर नंबर है। इसमें सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ये मैं लिख कर भी लाई हूँ। जैसे मैंने मतलब जिसमें हम एक ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं प्रॉपरली, जैसे कि हमने बोला कि सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं हर्ब्स। ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो एग्जाम्पल। सबसे छोटे पार्ट होते हैं हर्ब्स, फिर हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं श्रब्स, फिर श्रब्स के बाद आती हैं आपके पास ट्रीज। तो ये जहाँ पर हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दी ना कि ये आते हैं पहले, फिर ये आते हैं, फिर ये आते हैं, दैट इज़ दैट। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने लिखा है हर्ब्स और ग्रासेस जो हैं वो बॉटम लेयर को ऑक्यूपाई करते हैं, और वहीं श्रब्स जो होते हैं वो सेकेंड नंबर पे आते हैं, ये देखो, और वहीं ट्रीज़ जो है वो टॉप पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। दिस इज स्ट्रैटिफिकेशन। तो हम क्या डिस्कस करा, हमने बोला हमने इकोसिस्टम को स्टडी करा, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल पार्ट स्टडी करा, जिसमें हमने बोला कि स्ट्रक्चरल फॉर्म इकोसिस्टम कैसे होते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि डिफाइन द इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल पार्ट एंड डिफाइन द इकोसिस्टम फंक्शनल पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट क्या है? स्ट्रक्चरल पार्ट में आप इकोसिस्टम को फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो, जिसमें आप सिंपली स्पीशीज कॉम्पोजिशन को कंसिडर कर रहे हो और स्ट्रैटिफिकेशन को कंसिडर कर रहे हो। स्पीशीज कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जहाँ पर आप एक प्लांट या एक एनिमल स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हो, और स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है जहाँ पर आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं करते, पर आप उन्हें एक हियरार्किकल ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज भी करते हो।
दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल, बहुत प्यारी एग्जाम्पल होती है कि हर्ब्स और ग्रासेस लोअर पे, ट्रीज आपके हाईएस्ट पे और श्रब्स आपके सेकेंड नंबर पे। अब इकोसिस्टम का फंक्शनल पार्ट होता है, दिस इज सो 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 इम्पॉर्टेंट ना, कि इकोसिस्टम से स्ट्रक्चरल पार्ट में दो टाइप्स थे ना, एक था स्पीशीज़ वाला, एक था स्ट्रैटिफिकेशन। फंक्शनल के बच्चों 4 टाइप्स हैं और हर एक टाइप अपने आप में 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। आपको बोलेंगे इकोसिस्टम के फंक्शनल पार्ट में से प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लेन करो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इकोसिस्टम के फंक्शनल पार्ट में से डीकम्पोजिशन को स्टडी करो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। एनर्जी फ्लो को डिस्कस करो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। न्यूटन साइकिलिंग को डिस्कस करो, न्यूटन साइकिलिंग अपने आप में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पर न्यूटन साइकिलिंग को हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज आप देखो, एक मिनट सिर्फ, न्यूटन साइकिलिंग का अपना एक चैप्टर है जो क्लास 11th की ईवीएस में आएगा, तो हम ये वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आज इस वीडियो में हम इन 3 पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल एस्पेक्ट में हम प्रोडक्टिविटी डिस्कस करेंगे, फिर डिकम्पोजिशन डिस्कस करेंगे, फिर एनर्जी फ्लो डिस्कस करेंगे, एंड देन न्यूटन साइकिलिंग, बट नॉट इन दिस चैप्टर। न्यूटन साइकिलिंग इज इन योर 5th चैप्टर आई गेस। ठीक है, तो वहाँ पर हम ईवीएस के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे जो मैं थोड़ा हिंट देती हूँ, न्यूटन साइकिलिंग क्या होता है, हम पढ़ते थे ना नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाम शायद आपने सुना होगा, एक्चुअली ये डिलीट भी हो जाता है पोर्शन, पहले हुआ करता था फिर शायद डिलीट हो गया हुआ है, तो मे बी आपको ना आइडिया हो, एंड वैसे भी आप तो कोविड के बैच के होंगे तो क्या ही आइडिया होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब हम इकोसिस्टम के फंक्शनल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी वाला। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी ना कि ए बायोटेक में, जैसे मैंने आपको यहाँ बता रही थी ना कि ए बायोटेक में हमने बोला था एक फिजिकल फैक्टर आता है जिसमें हमने बोला सन। अब आपको समझ में आएगा जब हम इकोसिस्टम का फंक्शनल एस्पेक्ट स्टडी कर रहे हैं। देखो, हम स्टडी कर रहे हैं इकोसिस्टम का फंक्शनल एस्पेक्ट कि इकोसिस्टम हमारे फंक्शन में कैसे काम आ सकता है, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे उसको प्रोडक्टिविटी के थ्रू। देखो, प्रोडक्टिविटी सिंपल शब्दों में समझाऊँ ना, कुछ प्रोड्यूस करना। प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर्स के लिए अप्लाई होता है। इन शॉर्ट, प्रोड्यूसर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रोडक्टिविटी मतलब कुछ प्रोड्यूस करना, शायद अभी तक आपको यही लगता है, अब मैं आपका ये वहम भी दूर करूँगी। चलिए, देखो, कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी इकोसिस्टम, चाहे वो मैन मेड इकोसिस्टम हो या चाहे वो नेचुरल इकोसिस्टम का टेरेस्ट्रियल हो या चाहे वो एक्वेटिक हो या चाहे टेरेस्ट्रियल, एक कांस्टेंट सोलर एनर्जी तो आपको चाहिए ही होती है, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इतना हमने समझा। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझते हैं। व्हाट इज़ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मतलब कुछ प्रोड्यूस करना। ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी प्रोडक्शन, एक होता है सेकेंडरी प्रोडक्शन। फिलहाल हम प्राइमरी प्रोडक्शन को समझेंगे। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन शॉर्ट, एक पर्टिकुलर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कितना मटेरियल प्रोड्यूस करा, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी मतलब ऐसे समझो कि मैंने ना 5 मिनट दिए, 5 मिनट के अंदर मैं कितने पेजेस बना पाई, वो है प्राइमरी प्रोडक्शन। इन शॉर्ट, एक प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है जिसके थ्रू वो खाना प्रोड्यूस करता है, तो उस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर उसने कितना खाना प्रोड्यूस करा, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्शन। और जब हम वही चीज़ बोलते हैं ना कि इतना खाना उसने कितने टाइम में प्रोड्यूस करा, जब हम उस ऑर्गेनिक मैटर को रेट के टर्म में डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। सो प्राइमरी, जैसे मैंने कितना कंटेंट एक वीडियो में पढ़ा दिया, तो भाई मैंने एक वीडियो में इकोसिस्टम पढ़ा दिया, एक वीडियो में मैंने इकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, तो दिस इज़ प्राइमरी प्रोडक्शन। अब मैं डिस्कस प्राइमरी प्रोडक्शन, अब मैं डिस्कस कर रही हूँ कि एक वीडियो में मैंने इतना कंटेंट पढ़ा दिया, लेकिन आपको उसमें से कितना कंटेंट समझ में आया उस एक वीडियो के अंदर, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे ही मैंने एक वीडियो में एक प्लांट ने एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास प्रोड्यूस करा, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। और जब हम देखें कि भाई प्लांट ने, जैसे मैंने बोला, लेट्स सपोज एक प्लांट ने 20, अच्छा सिंपल समझो, हमारी मम्मा ने
20 चपातीस बना दी रात के लिए, दैट इज़ हर प्राइमरी प्रोडक्शन। लेकिन उन्होंने वो 20 चपातीस कितनी देर में बनाई, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। जब हम देख रहे हैं कि उन्होंने चपातीस बनाई पर कितनी देर में बनाई, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। सो कितना बनाया, दैट इज़ प्रोडक्शन। लेकिन जब उतना बनाया कितने टाइम के अंदर, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ। आई रिपीट इट अगेन। प्राइमरी प्रोडक्शन को हम डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का प्रोड्यूस करना एक पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन। लेकिन कितने रेट में किया, आई मीन एक चपाती बनाई 1 मिनट के अंदर, 2 चपातियाँ बनाई 3 मिनट के अंदर, ये जब हम रेट के साथ, रेट मतलब टाइम इंटरवल को जब हम कंसिडर करें ऐसे कंपैरेटिव फॉर्म में, दैट इज़ योर प्रोडक्टिविटी। तब इनके यूनिट्स देखो, प्राइमरी प्रोडक्शन में हमने टाइम को कंसिडर नहीं करना है, भले ही हम डेफिनेशन में लिख रहे हैं ओवर अ टाइम पीरियड, बट वो हम एक जर्नलाइज टाइम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए प्राइमरी प्रोडक्शन के यूनिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन है सिंपली कि कितना वेट ऑफ चीज़ तुमने प्रोड्यूस करी एक एरिया के अंदर। तो वेट का यूनिट होता है ग्राम, और एक एरिया के अंदर ग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसको ही ऊपर करके लिखा तो -2 हो गया, इन्वर्स में हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैं पूछ रही हूँ, ये तो प्राइमरी प्रोडक्शन का यूनिट था, रेट बताओ, तो रेट मतलब तुम उसमें पर ईयर भी कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। और जब मैं इसी को एनर्जी के टर्म्स में दूंगी तो ग्राम की जगह किलो कैलोरी आ जाएगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। सो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, मैंने कितना प्रोड्यूस किया और कितनी देर में किया, जब मैं वो टाइम को कंसिडर कर लूँ ना बच्चों, दैट इज प्रोडक्टिविटी। इन टर्म्स ऑफ बायोमास पूछेंगे तो यूनिट ग्राम में दोगे, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पूछेंगे यूनिट किलो कैलोरी, एनर्जी का यूनिट होता है किलो कैलोरी, ठीक है। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ रिपीट करके देखना या बताना मुझे, आई विल मेक अ शॉर्ट ऑन इट, ठीक है, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। बायो वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ईवीएस के बच्चे हैं उनको इतना भी ज़्यादा नहीं समझ में आया तो जस्ट आप एक डेफिनेशन पे हुकअप करके जा सकते हो। बायो वाले स्टूडेंट्स को ही 12th में भी काम आएगा, नॉट इन 11 बट 12th में, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने प्रोडक्टिविटी को डिस्कस करा, ठीक है। इसी प्रोडक्टिविटी को हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमने इतनी देर से भी प्रोडक्टिविटी चिल्ला कर मैंने डिस्कस करवाई ना कि कितना बायोमास कितने रेट में मैंने प्रोड्यूस करा, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। इसका ही दूसरा नाम होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये देखिए। अरे प्लीज़ क्या हो गया, ओके, यप ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बट अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ आपके प्लांट एक बारे में प्रोड्यूस करते हैं ना, उतना ही नेट में नहीं मिलता। इन शॉर्ट ऐसे समझो, लेट्स सपोज मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। मैंने इस यूट्यूब वीडियो से, चलो दूसरी एग्जांपल लेते हैं, मान लो, चलो ये एग्जांपल लेते हैं, मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ, मुझे इस यूट्यूब वीडियो से पैसे मिलते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आई अर्न मनी, लेट्स सपोज मैं अर्न करती हूँ इसमें से 500 रुपीज़, ठीक है, 500 रुपीज़ अर्न करती हूँ, ये इतनी मनी मेरे अकाउंट में आती है। बट इसमें से मान लो 100 रुपीज़ मेरे चले जाते हैं हर मंथ आपकी पीपीटी वगैरह बनाने में, लेट्स सपोज, ठीक है, पीपीटी के लिए चले जाते हैं। तो भले ही मैंने नेट में टोटल इतना कमाया, ग्रॉस मेरा इतना था, पर 100 तो मेरा उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि वो तो मुझे मिला ही नहीं ना। क्या मेरे को पैसे 500 रुपये मिले यूट्यूब वीडियो के? मैंने भले ही 500 रुपीज़ कमाए यूट्यूब वीडियो बनाकर, बट इन एक्चुअल जो पैसे मेरे पास आए वो तो 400 है ना, बिकॉज 100 रुपीज़ तो मैंने डायरेक्टली दे दिए पीपीटी वगैरह बनाने में, या एडिटिंग वगैरह वाले जिसको भी मैंने दिया था उस पर्सन को दे दिए,
थंबनेल वगैरह वाले पर्सन को दे दिए, तो मेरे पास तो सिर्फ 400 रुपीज़ बचे ना। सो जीपीपी इज़ टोटल प्रोड्यूस कितना हुआ, लेकिन उस टोटल प्रोडक्शन में से वो प्रोडक्शन जो एक्चुअली में आगे अवेलेबल होती है फॉर वॉट, प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन किसको मिलती है आगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, डीकम्पोजर्स, मतलब कंज्यूमर्स को। तो प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन में से वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जो आगे कंज्यूमर ले सकता है ना, दैट इज कॉल्ड एज एनपीपी। तो प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें से जो प्रोडक्शन है वो उनकी कहाँ लॉस हो जाती है, उनकी प्रोडक्शन लॉस हो जाती है रेस्पिरेशन के अंदर। प्लांट ने प्रोड्यूस किया, अब प्लांट को जो प्रोडक्शन की ना उन्होंने, वो बायोमास उनको चाहिए होता है अपने प्रोसेस के लिए, रेस्पिरेशन वगैरह के लिए। तो जीपीपी क्या था, वो प्रोडक्शन जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एनपीपी क्या है, प्लांट की वो प्रोडक्शन जो आगे कोई कंज्यूमर यूज़ कर सकता है। ठीक है, मान लो प्लांट ग्रास था, ग्रास के अंदर एनर्जी है 20 किलो कैलोरी की। अब ग्रास को खा लिया काऊ ने, तो क्या काऊ के अंदर भी ग्रास की ये पूरी की पूरी 20 किलो कैलोरी की एनर्जी आ जाएगी? नो, काऊ के अंदर 20 में से 15 किलो कैलोरी ही आएगी। क्यों? भले ही ग्रास में 20 किलो कैलोरी थी, लेकिन उसमें से 5 किलो कैलोरी ग्रास ने ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के दौरान या सिंपल रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान एनवायरनमेंट में यूटिलाइज करवा दी, जिसकी वजह से ग्रास के पास जो बची हुई थी फॉर गिविंग टू काउ, दैट वाज जस्ट 15 किलो कैलोरी। तो जीपीपी क्या है, वो अमाउंट जो प्रोड्यूस कर रहा है कौन, हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर। लेकिन एनपीपी क्या है, वो अमाउंट जो एक्चुअली एक कंज्यूमर को मिल रही है फ्रॉम योर प्राइमरी प्रोड्यूसर, दैट इज़ योर एनपीपी। आई होप क्लियर हो, थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है समझना अचानक से जीपीपी एनपीपी, बट इट्स क्लियर, आई थिंक सो। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी, वो प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा था, दैट वाज जीपीपी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो कंज्यूमर प्रोड्यूस करेगा। अगर प्राइमरी वो थी जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा था, तो सेकेंडरी वो है जो कंज्यूमर प्रोड्यूस करेगा। तो पढ़ो उसकी डेफिनेशन, न्यू ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय योर कंज्यूमर, दैट इज़ योर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और एनपीपी क्या है, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा जो कंज्यूमर को अवेलेबल है ना। अब जो भी प्रोडक्टिविटी है ना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो डिपेंड करती है प्लांट स्पीशीज़ पे, बिकॉज प्लांट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लांट के सॉइल पे है, उन सब पे भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। बट उन सब के अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और भी होते हैं जिस पे आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ये सब भी वो फैक्टर होते हैं जिस पे कहीं ना कहीं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी डिपेंड करती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी, वो प्रोडक्शन जो एक प्लांट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और सेकेंडरी क्या थी, वो प्रोडक्शन जो एक कंज्यूमर प्रोड्यूस करता है। जीपीपी क्या थी, वो प्रोडक्शन जो टोटल में प्लांट को मिलती है। और एनपीपी क्या थी, उस जीपीपी में से आप रेस्पिरेटरी लॉस निकाल दो, वो एनपीपी थी। ठीक है, अब आपको पता है जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारे पूरे बायोस्फीयर के, दैट इज़ 170 बिलियन टन्स, जिसमें से 70% बिलियन टन्स ऐसे हैं जो सरफेस पे प्रोड्यूस, ओके, मतलब 170 बिलियन टन्स वो प्रोडक्टिविटी है जो हमारे पूरे बायोस्फीयर की है, जिसमें आपके पास लैंड, सॉइल, सब। सो 170 बिलियन टन्स ऐसी है जो टोटल प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, जिसमें से ओशंस सिर्फ 55 बिलियन टन्स प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस करते हैं, और लैंड 1115 बिलियन टन्स प्रोडक्टिविटी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से होती है रेदर देन एक्वेटिक इकोसिस्टम से, जबकि इक्वेशंस इकोसिस्टम मतलब ओशंस हमारी अर्थ का 70% पार्ट कवर करते हैं, बट स्टिल उनके द्वारा जो प्रोडक्टिविटी हमारे बायोस्फीयर में प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही कम है। बायोस्फीयर क्या है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है।
तो ओशंस इतनी सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने के बाद भी इतनी कम प्रोडक्टिविटी क्यों प्रोड्यूस करते हैं? पहली बात तो जैसे कि हमने बोला, प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक लाइट पे, टेम्परेचर पे। तो जब आप ओशंस की बात करो ना, वहाँ पर लाइट कम होती है कंपेयर टू द सरफेस पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती है। ओशन पर ये नहीं होता। ओशन पर जितना जितना आप नीचे जाओगे लाइट बहुत कम होती रहती है। ऊपर से कुछ न्यूट्रिएंट्स भी तो होते हैं ना, तो ओशंस में आपको इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं जितने आपको लैंड पे मिलते हैं। So why do ocean have less production than compared to land? Because ocean do not have those so-called supportive factors which are more available on land. I think हमने इकोसिस्टम का फंक्शनल एस्पेक्ट में पहला फंक्शनल एस्पेक्ट प्रोडक्टिविटी अच्छे से समझ लिया, जिसमें हमने सिंपली पढ़ा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में और जीपीपी के बारे में। जीपीपी क्या था? वो प्राइमरी प्रोडक्शन जो एक प्लांट सबसे पहले प्रोड्यूस करता है और उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस निकाल दो तो एनपीपी प्रोड्यूस होता है। मुझे लगा था लगभग 1 घंटे में मैं पूरा पार्ट 1 कवर कर दूंगी, बट ये तो बहुत लंबा चला गया। बट कोई बात नहीं, अब एक साथ ही ख़त्म करती हूँ। मेरा कुछ प्लान था इस टाइम पे करने का। आई थॉट कि 1 घंटे का होगा, मैं कर लूँगी, बट ठीक है, मैंने आज अपना वो प्लान स्किप कर देती हूँ बिकॉज मुझे ये रिकॉर्डिंग ख़त्म करनी है। सो ऑलरेडी मैं काफ़ी देर बाद शूट कर रही हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ रेस्ट लो, उसके बाद करो। मुझे तो आदत है, मैं रिकॉर्ड कर लूँगी आराम से। आप प्लीज़ रेस्ट लेकर आना, क्योंकि आगे के टॉपिक्स डिफ़िकल्ट हैं, तो थोड़ा दिमाग खुला होना चाहिए। यू कैन हैव समथिंग इन बिटवीन दिस, टेक अ ब्रेक, हैव समथिंग, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक है डिकम्पोजिशन, विच इज़ योर, और आप अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से समझो। हो सकता है आप 40 मिनट का पढ़ा, उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग। हाँ, अलग बात है आप 1 दिन पहले पढ़ रहे हो। अगर आप 1 दिन पहले पढ़ रहे हो ना एग्ज़ाम के, सो आप एक काम करो, इस चैप्टर का इतना पार्ट पढ़ो अभी, अब दूसरे चैप्टर पर चले जाओ जो थोड़ा ईजी है, ठीक है। फिर आप इस चैप्टर पे आओ बाद में, बिकॉज यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा ध्यान से। पर जितने भी बायो वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस चैप्टर को प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बिकॉज ये चैप्टर पूरा, मैं बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे पेजेस लिए हुए हैं ना, क्लास 12th की बायो का एक चैप्टर है इकोसिस्टम, मैंने वही उठाया हुआ है पूरा। सो उसका भी कुछ पार्ट है यहाँ पर, तो थोड़ा अभी बहुत रहता है मेरा करवाने वाला, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो थोड़ा ले लो अपने हिसाब से ब्रेक। मैंने तो ले ली थी बीच में। आई हैड माई इवनिंग मील, आई एम शूटिंग इट ऑन इवनिंग, सो यू कैन ऑल्सो हैव योर वट एवर इवनिंग मील यू वॉन्ट। बट मैंने अपना इवनिंग मील बिल्कुल 1 मिनट के अंदर लिया, एंड जस्ट ब्रेक ली थी, जस्ट अभी इवनिंग मील लिया 1 मिनट के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने। उसमें भी लिक्विड फटाफट से मैंने इनटेक कर लिया, बिकॉज मुझे पता है ये चीज़ करवानी है मुझे। आप वो चेक कर सकते हो, ऊपर टाइमर शो हो रहा होगा, टाइमर में भी 5:55 to 5:56 के बीच में मैंने लिया छोटू सा ब्रेक। तो चलिए, आई होप इट्स ऑल वर्थ इट वन डे। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, फंक्शनल पे। अगला पार्ट है डिकम्पोजिशन। तो दिस इज़ ऑल्सो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी, जिसमें हम डिकम्पोजिशन के बारे में समझते हैं। तो डिकम्पोजिशन क्या है, मैंने ऑलरेडी समझाया आपको, नहीं समझाया। डिकम्पोजिशन में हमारे डिकम्पोजर्स का रोल है, और डिकम्पोजर्स क्या होते थे? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में तोड़ते थे, दैट वाज डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन, 1 मिनट सिर्फ, या अब जो डेट्रीवर्स और जो डिकम्पोजिशनर्स होते हैं ना, इनमें बहुत कन्फ्यूजन्स होती है। क्या डिकम्पोजर्स और क्या डेट्रीवर्स सेम है? तो मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि डिकम्पोजिशन का जब हम प्रोसेस को समझते हैं ना, उसमें एक एरिया होता है जहाँ पे हमें डेट्रीवर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको ये समझाती हूँ ऐसे। मैं यहाँ पर आपको समझा रही थी, आपने नोटिस किया होगा मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंने डिकम्पोजर्स और डेट्रीवर्स को एक पॉइंट के लिए सेम बोल दिया। एक्चुअली डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं, और डिकम्पोजिशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ना, उसमें एक स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन। आई रिपीट, डिकम्पोजिशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें से एक स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन। इस फ्रेगमेंटेशन स्टेप में ना हमारे डेट्रीवर्स का यूज़ होता है, तो इसलिए कई बार डेट्रीवर्स और डिकम्पोजर्स को मिक्स कर दिया जाता है, बट दे आर नॉट सेम। डिकम्पोजर्स वो हैं जो डिकम्पोजिशन के पूरे प्रोसेस में यूज़ होते हैं, लेकिन डेट्रीवर्स वो हैं जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के एक स्टेप में यूज़ होते हैं। जैसे इकोसिस्टम इकोलॉजी में कंफ्यूज हो जाता है ना, बट फिर बाद में क्लियर होता है कि इकोसिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी।
ऐसे ही डेट्रीवोर्स जो है ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, दैट्स इट। ठीक है। सो बच्चों, डिकम्पोजिशन के 4 स्टेप्स होते हैं: फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। 5 स्टेप, नॉट द 4। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डेट्राइटस क्या होता है? आपका कोई डेड मटेरियल, ठीक है, जिसमें हम कोई डेड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। जैसे कि अर्थवर्म है ना, अर्थवर्म्स जो होती है ना, वो डेट्राइटस का काम करती हैं। ठीक है। सो अर्थवर्म फ्रेगमेंटेशन को परफॉर्म करती हैं, जिसमें मान लो उन्होंने एक प्लांट का पार्टिकल लिया, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा। दिस इज़ नॉट डिकम्पोजिशन, दिस इज़ फ्रेगमेंटेशन। एंड फ्रेगमेंटेशन के स्टेप्स में हम यूज़ करते हैं डेट्रीवोर्स, और डेट्रीवोर्स की एग्जांपल है अर्थवर्म। अर्थवर्म फिजिकली ब्रेक डाउन करती है आपके डेट्राइटस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अगला प्रोसेस होता है लीचिंग का। लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है ना, वो आपके सॉइल के लेयर्स के नीचे वाले पार्ट में चले जाते हैं और फिर वो एक अनअवेलेबल सॉल्ट्स की तरह मिलते हैं। फिर स्टेप होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो भी डेट्राइटस मटेरियल था ना, वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ा जाता है बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा। अब आपको कंफ्यूजन आ गई बहुत बड़ी, ध्यान से सुनो। ये हमारे पास मटेरियल था, इसको मैंने, इतने बड़े मटेरियल को मैंने ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा। दिस इज फ्रेगमेंटेशन। दिस इज फ्रेगमेंटेशन, जहां पर हमारे अर्थवर्म का रोल आया। अब इसको तोड़ने के बाद इसमें से कुछ मटेरियल ऐसा था जो वाटर सॉल्युबल था, तो वो हमारे सॉइल के लेयर में चला गया। दिस इज लीचिंग। तो अब हमारा इस वाले मटेरियल का भी रोल ख़त्म हो गया। अब ये जो 2 बचे जिस पे हमारे डेट्राइटस ने अटैक किया था, और ये लीचिंग से फर्दर सॉइल की लेयर्स में अंडरगो नहीं हुए, इस 2 पर हमारे अटैक करेंगे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर द डिकम्पोजर्स। ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप में आए फ्रेगमेंटेशन के स्टेप्स में, दे वर द डेट्रीवोर्स। ठीक है। और सेकेंड स्टेप में हर एक फ्रेगमेंटेड पार्टिकल लीचिंग नहीं परफॉर्म करता। वही फ्रेगमेंटेड पार्टिकल, ये 3 क्या थे बच्चों? ये 3 क्या थे? फ्रेगमेंटेड पार्टिकल। इन फ्रेगमेंटेड पार्टिकल में से सिर्फ इस फ्रेगमेंटेड पार्टिकल ने लीचिंग परफॉर्म करी। ये 2 एज इट इज़ पड़े। ठीक है। तो बाकी के ये जो 2 फ्रेगमेंटेड पार्टिकल हैं, ये आगे अब ये वाला जो फ्रेगमेंटेड पार्टिकल है ना, ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से फिलहाल हट गया हुआ है, पर ये वाले जो 2 पार्टिकल हैं ना, ये भी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को गो थ्रू करेंगे। यहाँ पे अटैक करेंगे आपके बैक्टीरिया, यहाँ पर अटैक करेंगे आपके फंगस। तो फ्रेगमेंटेड पार्टिकल जो लीचिंग को अंडरग्रो नहीं कर पाए, उस पे अटैक करेंगे बैक्टीरिया और फंगस, और वो इस फ्रेगमेंटेड पार्टिकल को, या क्योंकि फ्रेगमेंटेड पार्टिकल आपका डेट्राइटस था, डेट्राइटस को ही तो हम तोड़ रहे हो ना छोटे छोटे पार्ट्स पे, तो इस पर्टिकुलर चीज से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स निकालेंगे। फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से हमने पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा, लेकिन जो कैटाबॉलिज्म का पार्ट है ना, उसमें हम तोड़ नहीं रहे हैं, उसमें हम फिजिकली ब्रेक डाउन नहीं कर रहे। कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में हम उन फिजिकल ब्रेक डाउन करे हुए पार्टिकल में से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को निकाल रहे हैं। आई होप अब क्लियर होगा व्हाट इज कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस फ्रॉम विच वी ट्राई टू intake certain inorganic materials and certain organic materials via the action of bacteria and fungus. ठीक है। यूजली हम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं। ठीक है। तो ये देखो, इन्होंने लिखा हुआ है, पहले हमने उसको सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करा, फिर उसमें से सिंपल इनऑर्गेनिक निकाले। ठीक है। तो हमने डेट्राइटस को पहले छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, फ्रेगमेंटेशन जो अर्थवर्म ने करी, जो हमारी डेट्रीवोर है।
फिर हमने उसमें से लीचिंग परफॉर्म करी, जिसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आपके सॉइल की लेयर के अंदर चले गए और फिर उस पर आगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह अवेलेबल होगी। अब ये जो लीचिंग के थ्रू अंदर गए हैं ना सॉइल की लेयर, ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। तो इकोसिस्टम का पार्ट ये अभी भी है, बट ये डिकम्पोजिशन में नहीं आएंगे। ठीक है, कैटाबॉलिज्म के अंदर ये जो मटेरियल थे, इनके अंदर से आपको मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यूमिफिकेशन। अच्छा, ये जो तीनों प्रोसेस थे ना, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, सब एक साथ होंगे। एक ही मिनट के अंदर पार्टिकल टूटेगा, वो एक ही मिनट के अंदर वो अंदर घुस जाएगा, एक ही मिनट के अंदर उसके अंदर से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स निकलेंगे। नाउ टॉक करते हैं ह्यूमिफिकेशन के अंदर। ह्यूमिफिकेशन के अंदर क्या होता है, ये जो आपको मिले ना कैटाबॉलिज्म के बाद सब्सटेंस, ये सब्सटेंस फर्दर आपस में एक प्रोसेस करेंगे, जिसमें ये जो सब्सटेंस है ना, जो भी आपको मिला तीसरे स्टेप के बाद, वो पर्टिकुलर मटेरियल अपने आप को ह्यूमस में कन्वर्ट करेगा। फ्रेगमेंटेशन का स्टेप किया डेट्रीवोर्स ने, दैट इज अर्थवॉर्म। कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस किया बैक्टीरिया और फंगस ने। ह्यूमिफिकेशन का प्रोसेस करेंगे कोई माइक्रोब्स। ठीक है, अगेन बैक्टीरिया हो सकता है। और इस प्रोसेस के अंदर वो क्या करेंगे, अपने आप में एक डार्क कलर्ड एमॉर्फस कोलाइडल सब्सटेंस ह्यूमस का फॉर्मेशन करेंगे। तो व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस इज सिंपली समथिंग विच इज डार्किश कलर, विच इज पाउडरी, विच इज कोलाइडल। ठीक है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन थिंग्स, दैट इज ह्यूमस। ठीक है, तो बैक्टीरिया आएंगे और अब वो उस कैटाबॉलिक सब्सटेंस का ह्यूमस बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से डिकम्पोजिशन, जैसे मैंने बोला ना, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म सब एक साथ होगा तो वो फटाफट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अभी आप तक थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो। आपने ऑर्गेनिक मैटर को लिया, दैट इज आपने डेट्राइटस को लिया, और आपने उस डेट्राइटस को लेकर सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करा। यही है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के अंदर आपने ऑर्गेनिक मैटर लिया और उस ऑर्गेनिक मैटर को आपने सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करा। तो अब आप बोलो कि डिकम्पोजिशन में हमने क्या डेट्राइटस लिया या हमने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर लिया, जो डाउट्स रहते हैं। देखो, अभी हमने डिस्कस करा कि डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के अंदर डिकम्पोजर्स भी आते हैं या आपके डेट्राइटस भी आते हैं। तो आप बोल सकते हो कि डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के अंदर हमने एक डेड मटेरियल का यूज़ किया। तो डिकम्पोजिशन को आप बोल सकते हो कि हाँ, डेड मटेरियल के अंदर से चीज़ों को निकालना, डेड मटेरियल के अंदर की ब्रेक डाउन करना, दैट इज़ डिकम्पोजिशन, आप बोल सकते हो। ठीक है, बट क्या डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोर्स सेम होते हैं, क्या आप ये बोल सकते हो? नहीं। डेट्रीवोर्स वो होते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ें, बस वो होते हैं डेट्रीवोर्स। लेकिन डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो उस कॉम्प्लेक्स पार्टिकल में से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कुछ मिनरल्स निकाले। जो डेट्रीवोर्स होते हैं ना, वो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिर्फ छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से कोई इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं निकालता। तो डिकम्पोजर्स वो हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल या आपके डेट्राइटस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस निकालें, और डेट्रीवोर्स वो हैं जो उस मटेरियल से कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं निकालेगा, सिर्फ उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेगा। तो डिकम्पोजर्स वो हैं जिसने उस मटेरियल से एनर्जी निकाली, लेकिन डेट्रीवोर्स वो थे जिसने उस मटेरियल को सिर्फ तोड़ा पर उसमें से एनर्जी नहीं निकाल पाया। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता दी है मैंने, समझ लोगे तो बहुत बढ़िया। फिर होता है मिनरलाइजेशन, वो लास्ट स्टेप, जहाँ पर जो मैं इतनी देर से बात कर रही थी, मिनरल्स निकालना। पर मिनरल्स निकालना इतना इजी नहीं था। मिनरल्स को निकालने के लिए आपने, जैसे कि मैंने बोला कि हमने क्या करना है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करना है, इस पर्टिकुलर चीज़ में से मिनरल्स निकालने हैं, ये होता है डिकम्पोजिशन। बट इस मिनरल्स को निकालने के लिए हमें पहले इस पर्टिकुलर चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ा, फिर उसकी लीचिंग करवानी पड़ी, फिर उसको उसमें से उसकी कैटाबॉलिज्म करवानी पड़ी। फिर आपको क्या लगा कि कैटाबॉलिज्म के बाद निकल गए आपके, कैटाबॉलिज्म के बाद तो सिर्फ कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें निकली, पर उन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ों में अभी भी मिनरल्स हैं। तो कैटाबॉलिज्म के बाद हम करेंगे ह्यूमिफिकेशन, जिस प्रोसेस के बाद डायरेक्टली हम
जो हमारा डेट्राइटस था ना उससे मिनरल्स बाहर निकाल लेंगे। तो इन शॉर्ट ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस के अंदर, ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस में जो ह्यूमस बनता है वो स्टोरेज होता है मिनरल्स का। अगर आपको फर्स्ट स्टेप में ही ह्यूमस बन जाता ना, तो ये सारा हम स्टेप कर रहे हैं ह्यूमस बनाने के लिए, अगर वो ह्यूमस फर्स्ट स्टेप में ही बन जाता ना तो हमारी डिकम्पोजिशन वहीं पर हो जाती। मेन है ह्यूमस बनाना। कैटाबॉलिज्म के बाद भी मिनरलाइजेशन नहीं हो सकती, बिकॉज कैटाबॉलिज्म के बाद तो सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है, उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मिनरल्स बाहर नहीं निकले। ठीक है, मान लो एक पर्सन है, आपने उस पर्सन को मैनिपुलेट करना है कि वो सच बता दे, तो आपने सबसे पहले उस पर्सन को थप्पड़ मारा नहीं, आपने उस पर्सन को थोड़ा डराया एंगर से, रेज से, उससे वो बस थोड़ा टूटा। लेकिन अब आपने उस एंगर रेज के बाद उस पर्सन को थोड़ा और अत्याचार टाइप्स किया, उससे उसने कुछ कुछ हिंट्स दी, फिर आपने उन हिंट्स को यूज़ करा, तब जाकर आपको एग्जैक्टली वो चीज़ मिली जो आप चाह रहे थे। तो हिंट्स के बाद आपको वो चीज़ें मिली, पर उस हिंट्स को निकलवाने के लिए आपने कई सारे प्रोसेस को गो थ्रू किया। सिंपली मिनरल्स मिले, उन मिनरल्स को निकालने के लिए ह्यूमस बनाया, और उस ह्यूमस को बनाने के लिए आपने कई सारे प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू किया। ये बहुत सही तरीके से समझाया है, मुझे लग रहा है इतना बेस्ट तो मैंने अपने टाइम पे भी नहीं समझा था। ठीक है, तो देखो ज़रा, ट्री थी, अब ट्री से ये पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, इससे एक लीफ गिर गई विच इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये डेट्राइटस भी बन गए, बिकॉज लीफ जब तक ट्री में थी वो जिंदा थी, पर द वंस लीफ फेल अपार्ट फ्रॉम द ट्री दैट डिडंट रिमेन बायोटिक। ठीक है, नाउ दिस इज एबायोटिक। ठीक है, तो इसलिए हम इसे डेट्राइटस भी बोल सकते हैं, बट ऑर्गेनिक मैटर तो अभी भी है। अब इस लीफ पे जस्ट मैंने थोड़ा इरेज करते हैं। अब इस लीफ पे हुई फ्रेगमेंटेशन, अर्थवॉर्म आई। अर्थवॉर्म के आने के बाद हुआ ये कुछ मटेरियल ने तो लीचिंग कर ली, लेकिन कुछ मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने के बाद अब उनकी हुई कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में आए फंगस और बैक्टीरिया। अब इन कैटाबॉलिज्म के बाद फाइनली उनकी फर्दर डिकम्पोजिशन हुई, मतलब उनमें फर्दर डिकम्पोजिशन होकर माइक्रोब्स वगैरह ने अटैक करा, ह्यूमिफिकेशन वगैरह हुई, एंड एट द एंड अगेन उन्होंने मिनरल्स दे दिए। तो मैंने आपको बोला था ना, चाहे लीचिंग का स्टेप हो, लीचिंग के स्टेप में क्या हुआ, वो डायरेक्टली हमें उसके अंदर से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मिल गए थे। मतलब मैंने आपको बोला ना कि एक बच्चे को से आपने सच बाहर निकलवाना है, तो आपने डांटा, एक बच्चा था जिसको आपने डांटा, और डांटने के बाद ही उसने सच निकाल दिया, तो उसने तो लीचिंग का प्रोसेस किया और डायरेक्टली आपको सच पता लग गया। लेकिन एक बच्चा नहीं था मान रहा, तो उस बच्चे को डांटने के बाद आपने थोड़ा और अत्याचार किया, तब जाकर उसने हिंट्स दी, और उस हिंट्स के थ्रू आपको पता लगा सच के। एट द एंड जिस बच्चे ने आपको डांटने के बाद ही बता दिया, उसने भी आपको सच ही बताया, और जिस बच्चे पे आपने थोड़ा अत्याचार किया, एट द एंड उससे भी आपको सच मिला। बट इट जस्ट दैट जिस बच्चे को आपको डायरेक्टली डांटने के बाद मिला, वो डेट्रीवोर्स वाला स्टेप था, जो कि आपने उसमें फ्रेगमेंटेशन करी, लीचिंग हुई, डायरेक्टली आपको मिनरलाइजेशन होगी। लेकिन जो इतना लंबा हमें प्रोसेस करना पड़ा, वो उन डीठ लोगों के लिए करना पड़ा जो लीचिंग के बाद भी नहीं माने। ठीक है, तो लीचिंग से भी मिनरलाइजेशन हो जाती है, पर वो कंपाउंड्स, जैसे यहाँ पर क्या था, ये हुआ, यहाँ तक तो कॉमन था, पर इसके बाद एक सब्सटेंस ने कर ली लीचिंग, और डायरेक्टली हमें हमारी सॉइल में वो चला गया। लेकिन एक सब्सटेंस इसके बाद अभी भी डीट था, वो नहीं माना, तो उसके लिए मैं उसके लिए कलर चेंज करके बताती हूँ। तो उसके लिए आपने बच्चों करवाई ये वाला कैटाबॉलिज्म, फिर आपने उसके लिए करवाई ह्यूमिफिकेशन, फिर करवाई मिनरलाइजेशन। ये कैटाबॉलिज्म करवाई है, फिर आपने ह्यूमिफिकेशन करवाई है, फिर आपने मिनरलाइजेशन करवाई, तब मिला। तो अब थोड़ा ग्रीन पेन येलो पेन से बताती हूँ। वो चाहता तो डायरेक्टली लीचिंग करके आपको मिनरल्स दे सकता था, पर उसने नहीं दिया, तो उसके लिए आपने उसकी पहले कैटाबॉलिज्म करवाई, फिर आपने ह्यूमिफिकेशन करवाई, फिर आपने उसकी मिनरलाइजेशन करवाई है। आई होप इट्स वेरी क्लियर।
ये डायग्राम लिटरली समझ में नहीं आती है, बट आई थिंक अब क्लियर हो गई हो। अब जो डिकम्पोजिशन थी ना वो स्लो भी हो सकती है, फास्टर भी हो सकती है। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑल्सो। स्लोअर वहाँ होगी जहाँ टेम्परेचर कम होगा, या जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, एनारोबिक कंडीशन होगी, या जहाँ पर लिग्निन और काइटिन का आपका डेट्राइटिस होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं डिकम्पोजिशन को। और वहीं जहाँ पे वार्म एनवायरनमेंट होगा, नाइट्रोजन का होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, शुगर सब्सटेंसेस लिग्निन काइटिन का ना बनकर इन सब का बनना होगा, तो वहाँ डिकम्पोजिशन फास्टर होगी। अब ये मुझे पर्सनली कभी याद नहीं रहता था, तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई कि मुझे पता है कि डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में मैं फंगस का यूज़ करती हूँ। और फंगस जो होता है ना, वो उसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। ठीक है, तो जहाँ पे काइटिन है मतलब वहाँ फंगस है। तो फंगस अपने टाइप के मटेरियल को आप एक पॉइंट के लिए, आप ह्यूमन को मारने के लिए, आप एक पॉइंट के लिए आप अपने फैमिली मेम्बर को मारोगे ना, आप डरोगे। मतलब एक फैमिली मेम्बर को आपको डांटा नहीं जाएगा, पर लेट्स सपोज कोई टीचर है ना, टीचर अपने बच्चों को नहीं मार पाएगा, लेकिन टीचर दूसरों के बच्चों को मार पाएगा ईजिली। सो वही चीज़ है, काइटिन है ना, काइटिन किसकी सेल वॉल में होता है? फंगस की। तो फंगस डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कर रही है। तो जब फंगस के सामने खुद के टाइप का मटेरियल आ जाएगा, मतलब फंगस के सामने काइटिन आ जाएगा, तो वो डिकम्पोजिशन स्लोली करेगा। लेकिन जब फंगस के सामने काइटिन नहीं होगा, यानी कि जब फंगस के सामने अपनी स्पीशीज़ के लोग नहीं होंगे, दूसरी स्पीशीज़ के लोग होंगे, तो उसकी डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगी। पर जब फंगस के सामने फंगस होगा, काइटिन होगा, तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। इससे हमने इकोसिस्टम के फंक्शनल एस्पेक्ट में बच्चों डिकम्पोजिशन को भी कर दिया। अब पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो को। एनर्जी फ्लो है, फिर लॉस पढ़ने हैं, फिर कुछ बायोजीमोकेमिकल साइकिल्स पढ़ने हैं, फिर एनर्जी मॉडल्स पढ़ने हैं, फूड चेन पढ़नी है, फूड वेब पढ़नी है, पिरामिड्स पढ़ने हैं। ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपके इकोसिस्टम को, अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं डिकम्पोजिशन के बाद एनर्जी फ्लो सारे पढ़ाने वाली। चलो एनर्जी फ्लो पढ़ते हैं, इतना तो मैं पढ़ाऊँगी बिकॉज ये एक ही टॉपिक है, अगली वीडियो में करूँगी तो कनेक्टिविटी छूट जाएगी। तो एनर्जी फ्लो तो पढ़ना ही पड़ेगा। और वैसे भी जो वन शॉट्स में एक साथ देखेगा तो उसको तो और लंबा हो जाएगा, तो मैं कर ही सकती हूँ। और थोड़ी एनर्जी मेरी कम हो गई है, बट ठीक है, आई विल ट्राई। ठीक है, तो अभी हम फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम में तीसरा देख रहे हैं, एनर्जी फ्लो। तो देखो एनर्जी फ्लो में सिंपल आपको ये चीज़ याद रखना है कि हमारे अर्थ में, जैसे कि हमने बोला सन प्रोड्यूस करता है, तो सन प्रोड्यूस कर रहा है, तो सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सन की रेडिएशन पड़ रही है हमारे प्लांट्स को, जिसकी वजह से वो खाना बना पा रहे हैं। तो सन इज़ द ओनली सोर्स फॉर एनर्जी। ठीक है, लेकिन आपको पता है सन अगर 100% एनर्जी देता है ना, उसमें से सिर्फ 1 से 5% एनर्जी है जो एक्चुअली में प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। और उस 1 से 5% एनर्जी में से भी सिर्फ 2 से 10% एनर्जी ऐसी होती है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 1 से 5% एनर्जी सन की प्लांट्स को मिलती है फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन उसमें से भी सारी एनर्जी प्लांट यूज़ नहीं करते फोटोसिंथेसिस के लिए। इस 1 से 5% एनर्जी का भी सिर्फ 2 से 10% हिस्सा यूज़ करते हैं प्लांट। इट जस्ट लाइक 500 रुपया मुझे मिल रहा है यूट्यूब की वीडियो से, लेकिन उस 500 रुपये का भी सारा पार्ट मैं यूज़ नहीं करूँगी खुद से, मैं सिर्फ 400 रुपीज़ यूज़ करूँगी, क्योंकि 100 रुपीज़ मेरे ऐसे ही यूज़ हो जाते हैं एडिटिंग वगैरह के लिए, लेट्स सपोज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इफ़ 100 जूल्स ऑफ सोलर एनर्जी, सूरज की जो रोशनी है वो गिर रही है ग्रीन प्लांट पे, तो बताओ T2 लेवल पे कितना जाएगा? अब ध्यान से पढ़ना, ये क्या लिखा हुआ है, सोलर एनर्जी। अब यहाँ पर एक लॉ आता है 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है कि जो एनर्जी है ना, उसमें से 10% एनर्जी ऐसी होती है जो अलग ट्रॉपिक लेवल पे जाती है। जैसे मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी ना कि अगर प्लांट के पास 20 किलो कैलोरी एनर्जी है ना, तो उसमें से 10% एनर्जी ही होगी जो T2 लेवल पे जाएगी, यानी कि 20 में से 2 किलो कैलोरी एनर्जी ऐसी होगी जो आगे जाएगी। बट वो जो प्लांट के पास एनर्जी होगी उसकी एनर्जी की बात कर रही हूँ। ये क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सोलर एनर्जी 1000 किलो जूल है। तो मुझे बताओ
अभी हमने पढ़ा ना कि जो टोटल सोलर रेडिएशन आती है उसमें से कितनी रेडिएशन, पहले बताओ इस सोलर रेडिएशन में से कितनी रेडिएशन प्लांट्स के पास जाती है? सिर्फ 1 से 5%। तो 1000 जूल्स जो एनर्जी जाती है, ये तो सूरज की रोशनी है। यूजुअली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो ये न्यूमेरिकल्स होते हैं कि प्लांट के पास इतनी एनर्जी है, बताओ अगले लेवल पे कितनी जाएगी। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो प्लांट के पास एनर्जी है उसका 10% कर दो। ये जो मैंने ये बताया, ये टाइप 1 ऑफ न्यूमेरिकल थी। लेकिन ये न्यूमेरिकल बहुत अलग है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, इतनी पर जूल्स ऑफ एनर्जी है, पर इतनी जूल्स ऑफ एनर्जी प्लांट के पास नहीं है। इतनी जूल्स ऑफ एनर्जी आपकी सोलर एनर्जी है। क्वेश्चन का डिफरेंस समझो, इतनी जूल्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी है, ना कि प्लांट के पास। जो 10% लॉ है वो ये कहता है कि जितनी लेवल ऑफ एनर्जी हमारे पास अभी है, हमारे अगले लेवल पे उसका 10% जाएगी। पर वो प्लांट के पास जितनी एनर्जी होती है उसका 10% अगले लेवल पे जाएगी। यहाँ पर सूरज की रोशनी दी हुई है, तो जितनी सूरज की रोशनी है 1000 जूल, उसका 1% प्लांट को जाएगी। तो पहले तो इसमें निकालो प्लांट के पास कितनी एनर्जी है। तो इसका 1% एनर्जी प्लांट को जाएगी, तो वो 10 जूल हो जाएगी। कैसे निकाला? 1000 इंटू 1% मतलब 1/100। ठीक है, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100। तो ये T1 लेवल पे इतनी एनर्जी है। अब प्लांट के पास इतनी एनर्जी है ना, प्लांट के पास इतनी एनर्जी आ गई है, तो बताओ अगले लेवल पे कितनी जाएगी, तो उसका 10% करना है। सोलर रेडिएशन की कितनी रेडिएशन प्लांट के पास जाएगी, तो आप 1% से करोगे। बट उस प्लांट के पास जो रेडिएशन है उससे आगे फर्दर कितनी जाएगी, तो आप उसके लिए 10% करोगे। तो 10 इंटू 10/100, 10 थी ना यहाँ पे, 10/100 करो 1 जूल। जिसको ये न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दिया मैंने। अब एनर्जी फ्लो में हमारे पास लॉज भी होते हैं। एक होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये कहता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और एक लॉ होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, देखो इकोसिस्टम जो होते हैं ना, दे आर नॉट एक्सेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका क्या मतलब है कि इकोसिस्टम आपके थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ से अलग नहीं है। आई मीन इकोसिस्टम के अंदर अब देखो ये ना केमिस्ट्री में आता है, थर्मोडायनामिक्स टॉपिक 11th की केमिस्ट्री में, जिसका वो सब्जेक्ट नहीं, सिंपल समझ लो कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, वो भी इकोसिस्टम का पार्ट है, वो उससे अलग नहीं है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, इसका इतना नहीं समझना, सिंपल समझो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि कुछ बनने के लिए कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसको आप एंट्रोपी के फॉर्म में जान सकते हो। मैं एक बार रीड करवाती हूँ। इट स्टेट्स दैट एनर्जी डिसिपिएट एज इट्स यूज्ड, द लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस टू रेस्पिरेशन। ये तो हमने पढ़ा था ना कि जीपीपी आ रहा है, तो जीपी में इसमें से आर जा रहा है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप सिंपली बोल लो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि हमारे मॉलिक्यूल्स को एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उन्हीं कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की वजह से एक रैंडमनेस बढ़ती है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंक्लूड्स एंट्रोपी। बस इतना आप उसकी डेफिनेशन में इतना भी लिख लाओगे बहुत है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट whatever energy plant produce, उसमें से there is certain amount of energy which is exempt in the environment via respiration and other things, and the energy which is being produced in the form of disorderness, that is entropy। दोबारा बोलती हूँ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें इंट्रोपी के बारे में बताते हैं बस। फिर बायोकेमिकल साइकिल्स होते हैं जो हम अगले चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एनर्जी फ्लो मॉडल्स। एनर्जी फ्लो मॉडल्स होते हैं कि एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है। एक होता है सिंगल चैनल एनर्जी मॉडल, एक होता है वाई शेप, एक होता है यूनिवर्सल। सिंगल चैनल मतलब एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, एक डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही है, इधर वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रही है तो बढ़ रही है, या वो कम हो रही है। वाई शेप मतलब जब वो कनेक्टेड है। ओके, सो बेसिकली मैं क्या सोच रही हूँ, इसको छोड़ो, हमने इतना डिस्कस कर लिया ना, हमने बहुत डिस्कस कर लिया, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं इसको और लंबा बनाऊँ, अभी ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरे को भी इतना अपलोड नहीं कर पाऊँगी मैं। तो इसमें हमने इकोसिस्टम क्या है पूरा जान लिया। अब हमारे पास जो टॉपिक बचा है ना, दैट इज़ इकोसिस्टम के एनर्जी लेवल, कुछ फूड चेन, फूड वेब, इनका मतलब क्या होता है, ये सब हमारे पास पढ़ा हुआ है, इकोलॉजिकल पिरामिड, और फिर हमारे पास पढ़ा है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसकी वीडियो मैं अलग से ले आऊँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो बहुत 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 हाई लेवल है, सच कहूँ तो बहुत हाई लेवल है।
ये ईवीएस जेके बोस की तो रही नहीं, मुझे तो लग रहा है अब ये एक बहुत हाई लेवल एग्ज़ाम की भी वीडियो बन चुकी है। आप इसमें से जो पॉइंट आपके ऊपर से जा रहा है, इट्स ओके, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैंने बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी लाई थी, ठीक है? आप इसको स्किप करके पढ़ो, जो पॉइंट आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट रहा वो मैंने एक्स्ट्रा लाया है, आप उसको स्किप करके पढ़ सकते हो, ठीक है? बाकी ये था इस वीडियो के लिए। अगली वीडियो में मैं सारा चैप्टर कवर करवा दूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना लंबा जाएगी। मैंने इसमें इतना कंटेंट, मेरा इतना हाई क्वालिटी कंटेंट चला गया है इस वीडियो के लिए कि मैंने सब कुछ ऐड कर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बायो ईवीएस के बच्चे हैं ना, उनके लिए वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी ये वीडियो, उनको ईवीएस नहीं कवर हो रही, उनको इस वीडियो के थ्रू बायो भी कवर हो जाएगी, जो क्लास 12th का पार्ट है। इन शॉर्ट, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं नीट वगैरह के लिए, उनके लिए तो ये वीडियो मतलब इतनी सुपर है ना, अगर उनका एडिशनल सब्जेक्ट ईवीएस है, कोई कहने की बात नहीं है। मैंने थोड़ा उस लेवल पे चले गई, बट जो बच्चे दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए थे, उन बेचारों के साथ बहुत अत्याचार हो गया है इस वीडियो में, आई कैन अंडरस्टैंड। तो उनको मैं एक एडवाइस दूंगी कि इनिशियल पार्ट जो मैंने पढ़ाया है ना, इकोसिस्टम तक पूरा, वो तो बहुत पढ़ना है, वो तो ईवीएस का ही पार्ट है। लेकिन जहाँ से वो इकोसिस्टम एज द फंक्शनल पार्ट शुरू हुआ ना, उस पार्ट को आप स्किप कर करके पढ़ो। उस पार्ट में आप इतना डिटेल में मत जाओ। जैसे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देती हूँ, फंक्शनल पार्ट में मैंने आपको प्रोडक्टिविटी पढ़ाया, तो आप सिंपल इस पार्ट के लिए प्रोडक्टिविटी क्या है उसकी डेफिनेशन समझो, ठीक है? 2 डिफरेंट जीपीपी और एनपीपी समझो। लेकिन जो मैंने फैक्टर्स बताए जिसपे प्रोडक्टिविटी वगैरह डिपेंड करती है, आप उसको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आएगा पेपर में। फिर डिकम्पोजिशन तो आप सारा पढ़ो, वो सारा मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है। हाँ, पर जो मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन पढ़ाया है वो एक्स्ट्रा है, वो आप छोड़ दो, मैं बता भी रही हूँ। फिर एनर्जी फ्लो में ये जो मैंने न्यूमेरिकल करवाया, या ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया 2 to 10 वाला, 1 to 5 वाला, ये एक्स्ट्रा था। तो आप उसके लिए जो मैंने लॉस की पिक्चर लाई है ना, आप इसकी पिक्चर खींच लो और इसको पढ़ो बस। बस, आपका सारा क्लियर है। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया। मैंने एक्स्ट्रा जो इस वीडियो में चीज़ें पढ़ाई हैं वो ये है कि मैंने जो प्रोडक्टिविटी के टॉपिक में कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाई मैंने, जो मैंने आपको बोल दिया आप स्किप कर लो। मैंने ये एक्स्ट्रा पढ़ाया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फिर मैंने आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ाया वो था वो फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब जो भी मैंने आपको फैक्टर्स पढ़ाया ना, आप उसको स्किप कर सकते हो। और एनर्जी फ्लो के मॉडल में जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट करवाया, आप उसको स्किप कर लो, बिल्कुल कर लो, नहीं आएगा पेपर में। बाकी अगली वीडियो में लाऊंगी, मैं बिल्कुल उसमें एक्स्ट्रा नहीं लाऊंगी, मैं कंटेंट में थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लाऊंगी। उसमें मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लाऊंगी, वो बहुत छोटी वीडियो रहेगी। उसमें मैं इकोलॉजिकल सक्सेशन भी कवर कर लूँगी और ये चैप्टर का बाकी पार्ट पूरा उसमें ले आऊँगी, ठीक है? तो ये चैप्टर एक बहुत ही बोनस चैप्टर निकला आपके लिए। थोड़ा हाई लेवल था, जहाँ जहाँ हाई लेवल है वो मैंने आपको एंड में पढ़ाया है, लेकिन ट्रस्ट भी मैंने एक एक चीज़ कवर की है। सो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है इसमें। थैंक